और बेवकूफ लोग जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, वो डर के हट गया, वो डर के निकल गया, उनको क्या मालूम है भाई? तो कॉर्नर के बारे में बात ही मत कर। इट इज स्टूपिड। प्राइम इस्लाम मकाचेव वर्सेस प्राइम खबीब नurmagomedov, कौन जीतेगा? गलत है, ये फैंस की बेवकूफी है। लेग किक्स, बॉडी किक्स, बॉडी किक्स, लेग किक्स, बॉडी किक्स, देखिए पास में जब आए, पंचेस किए, कॉम्बिनेशन रखे। देखो, मैं ये काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है और मुझे काफी गालियां मिलने वाली है इसके बारे में। तो अर्जुन भाई, पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था, हाँ जी, तो हमने उसपे काफी सारे हाइपोथेटिकल सवाल पूछे थे कि अगर ऐसा होगा तब क्या होगा, तब क्या होगा, ऐसा क्या होगा, कॉर्नर आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएंगे तो क्या होगा, तो MFN छोड़ी दो 14 भाई। में क्या होगा, MFN 14 में क्या होगा, बॉक्सिंग का फ्यूचर क्या होगा, अंशुल जुबली, पूजा तोमर। आपने लास्ट टाइम हम लोग की बात हुई थी तब ये हम लोग का था कि पूजा तोमर की फाइट अनाउंस नहीं हुई थी, अब उनकी फाइट हो भी गई है अनाउंस, उन्होंने जीत भी ली है। सो सबसे पहले वेलकम बैक अर्जुन चिपलकट्टी, इंडिया के पहले और सबसे बेहतरीन MMA एक्सपर्ट, एंड वेलकम बैक टू द SMS शो। आपको आज सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं हमारे एक्सपर्ट से, क्योंकि कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अर्जुन भाई इतना कुछ हो गया है पिछले मेरे ख्याल से 2 महीने में, इतना कुछ हो गया है कि करेक्ट, करेक्ट। आई विल फॉरगेट। मैंने एक लिस्ट अपने फोन में यहाँ पे खुद को व्हाट्सएप पे करके रखी हुई है, लेकिन सबसे पहले जहां से शुरू करेंगे वो फाइट जो हो नहीं पाई। आई नो यू वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द अरे रिटर्न ऑफ कॉनर यार, मैकग्रेगर। सो अभी आज ही जिस हम लोग, वैसे बाय द वे 12:52, सो ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, अर्जुन भाई का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने बोला अभी शूट करेगा, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेगा। मैंने कहा भाई आप जब बोलो, मैंने बोल रखा था कि भाई आप जब भी बोलो। सुपर बिजी थे बट अब वो अभी आ गए। सो अर्जुन भाई, ऑल योर्स। कॉनर मैकग्रेगर की फाइट कैंसिल हो चुकी है। नाउ वी हैव Alex Pereira and Yuri Prohaska 2. How are you looking forward to this whole change in UFC 303? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं कहना चाहूंगा कि यार सुफियान, आपका पॉडकास्ट तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी कि आपका पॉडकास्ट एक सही दिशा में चल रहा है और आपका पॉडकास्ट फेमस हो गया है, और आप भी फेमस हो गए हो। आई मीन, मेरे तो फॉलोअर्स तो है ही नहीं, आपके फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए हैं आपकी पॉडकास्ट की वजह से। आपका जो भी स्पोर्ट्स का जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो। एंड आपको एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने बहुत अच्छी काम की है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट और मैं बहुत खुश हूँ उस बारे में। अच्छा, दूसरा सवाल भाई, तो कॉर्नर के बारे में बात ही मत कर यार। मेरा मैं देख, जितने लोगों को समझ में नहीं आता है एक चीज की यार, जब कोई एनालिस्ट हो ना, एनालिस्ट या कमेंटेटर हो, वो पहले फैन था और मैं फैन रह चुका हूं। मैं जैसे मैं फैन हूँ, आई वॉज अ फैन ऑफ, वॉज नहीं, अभी भी हूँ, अ फैन ऑफ खबीब नurmagomedov, a fan of Islam Makhachev, a fan of Conor McGregor, fan of Charles Oliveira, a fan of Alex Pereira, सबका मैं फैन हूँ। तो मैं वो फैन के हिसाब से मैं थोड़ा चिढ़ गया हूँ, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है कि क्यों उनका ये हो चुका है। पर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि किसी का वो जो शिट होता है ना, शिन बोन टूटना बहुत बड़ा चीज है। जब एंडरसन सिल्वा का शिन बोन टूटा था, वो 2 साल 3 साल, एक्चुअली एग्जैक्टली 2 साल के लिए दूर रहे थे, और वो वापस आके उन्होंने किया। पर उसके बाद उन्होंने कोई स्टेरॉइड्स ली थी, तो उसकी वजह से उनको फिर वो ब्लॉक कर दिया था UFC में से। क्रिस वाइडमैन का पैर जो टूटा था, उनका भी पैर टूटा था सेम स्टाइल में, और कॉनर का भी जो पैर टूटा था। जी जी। और उसके बाद मुझे इतना बुरा लगा कि ठीक है, व्हाट, इंजरी हो चुकी है। पर जब मुझे अनाउंसमेंट मिल गया कि कॉनर इज फेसिंग माइकल चैंडलर, कॉनर मैकग्रेगर इज फेसिंग माइकल चैंडलर एट UFC 303, हमारे पूरे स्टूडियो में लोग पागल हो गए थे। लाइक, ओ माय गॉड, 303, चलो अल्टीमेट गाइड टू UFC तो फिर तैयारी करेगा, चमत्कार संधू को लेके आएंगे हम, वहां रखेंगे वगैरह, बहुत चीज सोचे थे। बट इट इज, अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइट बिजनेस में आगे पीछे होता ही है, इंजरीज आर अ पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, वो होता ही है। और अनफॉर्चुनेट चीज है कि कॉनर मैकग्रेगर का पैर, जो उनको वापस इंजरी आ गई थी, इस अनफॉर्चुनेटली वो नहीं लड़ पा रहे हैं, और उस कारण वो फाइट कॉल ऑफ कर दिया गया। पर जो मैं अभी सुन रहा हूं करंटली,
कि वो अभी रीस्केड्यूल हो रहा है अक्टूबर के लिए 307 अच्छा, 307 अर्जुन भाई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी आयरलैंड में, पहले वो हाँ कैंसिल हुई और डबलिन में उसके है। बाद से वो र्यूमर आने लगे थे कि ये फाइट हो नहीं पाएगी, मुश्किल लग रहा है। सो वो उसी लेग की इंजरी की वजह से ही फाइट नहीं हो पा रही है, या और भी कुछ इंजरी का इशू हो सकता है? सो एक और पॉडकास्ट में मैंने देखा था जो इज कॉल्ड सो ब्रेंडन शॉब, एक फॉर्मर यूएफसी हैवीवेट फाइटर थे और वो काफी इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट करते हैं। और जी। उन्होंने कहा कि उनको लग रहा था, और ये कुछ करीबन 3 हफ्ते की बात पहले की बात है, उनको लग रहा था कि शायद से एक लेग इंजरी है। और है। जो उनका कहना था वो सही था, उन्होंने जो कहा वो एग्जैक्टली सही था, एक लेग इंजरी है। और वो लेग इंजरी की वजह से, और कॉनर आप जानते हो, कॉनर एक कॉनर जैसा आदमी जो वो फाइट्स नहीं कैंसिल करेंगे, वो जानते हैं खुद उनका वैल्यू क्या है। लोगों ने फ्लाइट्स की टिकट्स बुक किए हैं बाहर गांव से, इतना पैसा जमा हुआ है वो पेपर व्यू के लिए, तो उनको लगा ही होगा कि आई कैन नॉट कैंसिल दिस कार्ड, यू नो। और जी। पर जब उन्होंने फाइनली यूएफसी ने कहा, कॉनर ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। जब जी। चैंडलर चले गए, कैंप छोड़ के चैंडलर चले गए, तो पहले मुझे लगा कि ओके शायद से ये लोग कोई कुछ जुगलबंदी चालू है, कोई माइंड गेम्स चालू है, कुछ मस्ती चालू है। पर एक बार जब जब यूएफसी ने आज सुबह, जब डेना वाइट ने कहा कि एलेक्स परेरा वर्सेस येरी प्रोहास्का 2 इज द मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, मुझे लगा कि ओके नाउ इट्स डन। पर जो अभी देखो, यूएफसी 300 में येरी प्रोहास्का, सॉरी, यूएफसी 300 में एलेक्स परेरा वापस आके उन्होंने फाइट किया था जमाल हिल के साथ। अभी वो वापस आ रहे हैं टू 2 फाइट महीने द रीमैच। 2 महीना भी भाई, यूएफसी 300 कब था? आई थिंक 1.5 महीना भी नहीं था। 12 अप्रैल को था, ईद का दिन था। एग्जैक्टली, जस्ट आफ्टर ईद। नहीं तो फिर इस्लाम मकरशब होते वो कार्ड पे, हाँ, जी। ईद नहीं होती ना, तो इस्लाम इस्लाम मकरशब है होते उसमें, थे। बिलाल मोहम्मद, इस्लाम कोई नहीं है, इसीलिए सब एक एक करके लड़ रहे हैं। तो 12 अप्रैल को उनकी फाइट थी और उनको जून में पता चला कि भाई लेट जून में आकर के फिर से फाइट करो। सो आई थिंक ही इज सेविंग द डे। लेकिन जब मैंने आपको कॉल किया तो आपने बोला मुझे ये फाइट नहीं समझ में आ रही है। सो उसको मैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो कि एलेक्स परेरा और इरी प्रोएस्पा की फाइट, आप मतलब क्या आपको लगता है कि ठीक रिप्लेसमेंट नहीं है? पहले पहले तो कॉनर की बात जल्दी से खत्म कर लेते हैं। आप क्या फ्यूचर देख रहे हो कॉनर मैग्रेगर के? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड चल गया है, जो कॉनर के हेटर हैं वो उनके ऊपर टूट गए हैं, जो कॉनर के फैन हैं हाँ, वो बेचारे खुद टूट गए हैं। सो वो सोशल मीडिया पर तो चल गया है कि मतलब काफी कॉनर का वेट किया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये है वो है, अब वो उनकी प्राइम चली गई है। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि ठीक है, वो इस्लाम मखाचेव को कोट करते हैं, खबीब को कोट करते हैं कि आपकी प्राइम जब एक बार चली जाती है तो दोबारा नहीं आती है, वरना टोनी फर्गसन जैसा हाल हो जाता है। लास्ट आपने टोनी फर्गसन के लास्ट पॉडकास्ट में बोला था कि उनको रिटायर होना चाहिए, उसके बाद से वो 2 बार लड़ चुके हैं और फिर लड़ने आ रहे देखो देखो, मैं एक सिंपल चीज कहूंगा यार, रिटायर करना होना या जो भी चॉइस लेना, वो फाइटर के हाथ में होता है। अभी कल कोई मुझे जाके बोले कि यार भाई अर्जुन, तेरी आवाज सिगरेट पी पी के तेरी आवाज खराब हो रही है, तो कोई बोलेगा मुझे, मैं बोलेगा यार अरे छोड़ ना, मुझे करने दे, जब तक मेरी आवाज चलेगी तब तक मैं बात करूंगा। एंड इट्स नॉट द सेम फिलोसफी, पर मैं मजाक में बोल रहा हूँ कि जनरली जब कोई फाइटर बोलता है कि आई एम डन, कि ऐसे लगता है कि 2-3 लॉसेस हो चुके हैं। पर कॉर्नर के हिसाब से देखा जाए तो अभी आप सोचो, आप खुद सोचो, और जब मैं फैंस को भी ये कहना चाहूंगा, आप कल 1,000 करोड़ के मालिक बैठ गए ना घर पे, आप सोचोगे कि मुझे मारपीट करना है क्या? क्योंकि फाइट करने में, देखो, फाइटर्स हमेशा फाइट करेंगे। जैसे आप दुनिया भर देखोगे, डैनियल कॉर्मियर रिटायर हो गए, वो भी बहुत रिच आदमी है, पर वो रिटायर होके तो भी वो प्रैक्टिस करते। खबीब नूरमागोमेडोव, खबीब सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाइटर्स, अनडिफीटेड फाइटर्स इन द लाइटवेट डिवीजन, वो खुद जब रिटायर हो गए, उन्होंने कभी सोचा नहीं कि हाँ ठीक है मैं रिटायर हो गया, ठीक है मैं खा के मोटा हो जाऊंगा।
पर वो जाके वो अभी भी ट्रेन कर रहे हैं। तो वो फाइटर जैक का जो मेंटालिटी होता है वो कभी जाता नहीं है। तो सेम तरीके से जब कॉर्नर के बारे में बात करें, कॉर्नर ठीक है यार भाई, जब इतना पैसा हो बैंक में कोई सोचता नहीं है। डेना वाइट ने भी खुद कहा कि जब इतना पैसा हो तो कोई उठेगा कौन ट्रेनिंग के लिए, कल मैं आपको बोलूं सुफिया भाई, आपके पास इतना एक्स पैसा है, आप उठोगे 7 बजे सुबह भागने के लिए? नहीं ना, मैं भी नहीं उठूंगा यार भाई। भाई पैसा हो या ना हो, मैं उठता भी नहीं हूँ वैसे भी 7 बजे सुबह। तो उस हिसाब से आई अंडरस्टैंड कॉर्नर, बट एक बार उन्होंने जब शब्द दिया है ना, कॉर्नर इज द काइंड ऑफ फाइटर हु विल से कि हाँ मैं आ रहा हूं तो मैं आ रहा हूं। और ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई प्लान नहीं है, उसमें उनका पैर सच में डैमेज हो गया। और एक बार वो कहते हैं कि यार जब 100% नहीं जा पा, कोई फाइटर फाइट में 100% नहीं जाता, कोई फाइटर नहीं जाता, नॉर्मली 70, 80, 90 आगे पीछे होते रहता है। पर जब किसी का पैर टूटा हुआ है और फिर उसके बाद वापस आना मुश्किल हो जाता है। तो आई ओनली से कि ठीक है कॉर्नर भाई, आप नहीं आ पाए, मैं समझ गया, पर ये इतना इतना जो सस्पेंस था वो हमको पसंद नहीं आया। आई होप नेक्स्ट टाइम आप सीधा सीधा आओ। और याद रखो सब लोग कि अगले बार एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो फाइट ऑन है। मेरे मेरे मामा हैं, वो क्लब लेवल क्रिकेट खेल चुके हैं और काफी हाँ जी। मतलब काफी फिट आदमी थे। तो उनका आई थिंक ही इज ऑलमोस्ट 40 नाउ। तो वो आ रहे थे, जब वो गिरे तो सीढ़ी पे उनकी शिन लगी और वो शिन टूट गई। एंड ओह। फिर उसमें वो रॉड पड़ी और सर्जरी हुई। ये लास्ट बकरीद की, मतलब 2023 के बकरीद से 2 दिन पहले हुआ था। एंड हाँ। फिर उनको इतना टाइम लगा रिकवर होने में, अभी भी उनके वो रॉड पड़ी हुई है। ही हैज स्टार्टेड, मतलब बेयरली वो वॉक करना उन्होंने स्टार्ट किया है, और वो बेयरली। 1 साल हुआ है, राइट? 1 साल हुआ है। 1 साल हो रहा है और वो भी एक मतलब एथलीट रह चुके हैं, काफी अच्छे, काफी फिट और काफी ऊंचे लेवल तक क्रिकेट खेल चुके हैं। सो जब आप चलते में मतलब हो गया आपका, जब इस तरीके से पैर टूट गया, तो फाइटिंग के दौरान जब आपका पैर टूटा होगा, सो एग्जैक्टली आपने जो कहा एग्जैक्टली सही कहा, क्योंकि जो भी कहो ना, कोई भी स्पोर्ट पकड़ो, आप गोल्फ पकड़ो, क्रिकेट पकड़ो, जो भी पकड़ो, फाइटिंग में लेग किक मारना बहुत मुश्किल है। और वो एक बार वो कॉन्फिडेंस पैर से निकल जाता है। जैसे जब एंडरसन सिल्वा वापस आए थे निक डियाज के दौरान, ही वाज फेसिंग निक डियाज, एंड जब आया था वो मोमेंट, और सब लोग को लगा कि वो शायद से वो पैर से लेग किक मारेंगे या नहीं, उन्होंने मारा। और फिर ठीक है, उनका करियर उसके बाद काफी नीचे गया है, बिकॉज वो जी मेंटालिटी चले गया, उनका टाइम चला गया। जी लोग बोल रहे हैं कि कॉर्नर का टाइम चला गया है, कॉर्नर का मौका चला गया। जरूर यार भाई, वो कौन से प्लेयर का टाइम नहीं जाता है। आई मीन आप सचिन तेंदुलकर की बात करो, एक टाइम पे सचिन तेंदुलकर को आउट करना, बोल्ड करना बहुत ही मुश्किल चीज थी। और सडनली 15 साल पहले तेंदुलकर आउट होने लग गए। तो जी उसके बाद उन्होंने सोचा कि व्हाट, कि शायद से मैं रिटायर हो जाता हूँ। आई थिंक कॉनर मैकग्रेगर, उनका देखो जितना भी दिमाग में वो जलवा हो या फायर हो कुछ की चीज करने का, मैं भी सोचता हूँ मैं कुछ करूँ, पर बॉडी बॉडी होता है यार भाई। भगवान ने दिया जो बॉडी, वो भगवान का बॉडी हुआ दिया होता है। और जितना भी रिपेयर करना चाहो, वो होगा या नहीं होगा इज डिपेंडेंट ऑन लाइफ, भगवान के ऊपर भी है। आई थिंक जी एटलीस्ट मेरा सोच है कि यार कि कल ठीक है, मेरा कंधा अभी भी दुख रहा है, पिछले 4 साल से दुख रहा है, मैं जिम जा सकता हूं, पर मैं पंच तो नहीं फेंक सकता हूं और कभी भी। जी और शायद से कॉर्नर अभी जिम जाएंगे वापस, और फिर सोचेंगे कि यार शायद से वो लेग, अभी देखो एक बार टूट गया है, वापस वो दुखने लग गया है, फिर वो सोचेंगे मे बी आई कांट डू इट, हु नोस। तो मतलब इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि अब दोबारा ना दिखें कॉर्नर। मैं वो कभी नहीं कहूंगा, बिकॉज कॉर्नर कॉर्नर है, कॉर्नर कॉर्नर है। और वो कॉर्नर मैकग्रेगर जो करना चाहेंगे वो करेंगे। इफ ही डिसाइड्स कि यार ठीक है चलो मैं आज ठीक हूं, मैं करे। पर अब देखकर मुझे लग रहा है कि शायद से थोड़ा मुश्किल होगा,
इफ द रीमैच, अभी रीमैच प्लान किया है उन्होंने, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा था, मैं MMA अनसेंसर्ड पे, जी जी। वहां लिखा था कि अक्टूबर के लिए उन्होंने प्लान किया है वापस। अभी मुझे मालूम नहीं, आई मीन शायद से सितंबर में पता चले, पर शायद से हो भी जाए। आई एज अ फैन मैं सोचता हूँ कि होना ही चाहिए, क्योंकि एक और बार आके होना चाहिए। वो एक और बार आके जीत जाए तो शायद से सोचेंगे दिमाग में कि यार ठीक है मैं जीत गया, खत्म हो गया। या एक बार आके वो हार भी गए और वो सोचेंगे ठीक है मैं हार गया, खत्म हो गया, यू नो। तो उस हिसाब से अभी देखो, एंडरसन सिल्वा कितने साल पहले रिटायर हुए और फिर आके अभी बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं अगले ये वीकेंड पे चेल जी। सोनन के साथ, उनके ओल्ड खिलाड़ी, उनके ओल्ड राइवल के साथ। के तो साथ। कुछ भी कभी भी हो सकता है, आजकल कोई रूल्स नहीं है। और मैं डेना वाइट का नया पॉडकास्ट आया है फ्लेग्रेंट, वो एंड्रू शुल्स के साथ। उसमें वो एंड्रू शुल्स के साथ, हाँ जी। एंड्रू शुल्स के साथ था, तो वो मैंने पूरा नहीं देखा है, आधा देखा अभी मैंने। तो उसमें वो बता रहे थे कि अगर इस टाइम कॉनर वर्सेस मेवेदर हो तो वो और बड़ी फाइट होगी, क्योंकि अब सोशल मीडिया और ज्यादा बड़ा हो गया है, और ज्यादा मतलब, और सऊदी अरेबिया भी कूद आया है इसमें, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया के काफी फैन है कि उन्होंने बॉक्सिंग को बचा लिया है और बॉक्सिंग फिर से रेलेवेंट हो रही है सऊदी अरेबिया की वजह से। डेना वाइट का ऐसा मानना है उस पॉडकास्ट में। तो मैग्रेगर को अगर पैसा बनाना है खाली, तो वो तो जेक पॉल से लड़के भी बहुत पैसा बनाया जा सकता है, लोगन पॉल से लड़के भी बहुत पैसा बनाया जा सकता है। देख भाई, मैं बोलूंगा एक चीज कि कॉनर मैग्रेगर को पैसे की कमी नहीं है, उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। उनके पास इतना पैसा है कि वो कल के बाद, आज फोन रखने के बाद वो सो सकते हैं दिन भर, रात भर, जिंदगी भर। उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। वो लड़ते हैं क्योंकि उनको लड़ना पसंद है। तो वो सोचेंगे कि यार भाई ठीक है, जेक पॉल से लड़ना एक सोशल मीडिया मनी चैलेंज है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यार एग्जैक्टली, इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग तो आजकल तो बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। माइक टायसन भी आ गया वो भी फाइट कैंसिल। ओह माय गॉड, बाप। बट देखो, माइक टायसन 65 साल का आदमी है, 65 साल का आदमी है, और फिर जेक पॉल और माइक टायसन लड़ने वाले थे। अभी जो सच्चाई है देखो, मुझे मालूम है इन द सेंस कि आई डोंट नो हाउ इट्स डन, हाउ द पेमेंट स्कीम कैसा होगा वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं जानता हूँ, ना ही वो मेरा बिजनेस है। पर मैं कहूंगा कि सोशल मीडिया की वजह से और ये जेक पॉल की इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग की वजह से बॉक्सिंग में एक और बार, आप देखो, आप खुद बात कर रहे हो उसके बारे में। इंडिया में मैं मेरे जिम में बैठा था, ठीक है, मैं जिम में बैठा था, एक बंदा आके बोला, मैंने यूएफसी की टी शर्ट पहनी थी, लाइक ओ यू नो यूएफसी, ऐसे हाँ मैं मैं एक शो करता हूँ सोनी पे, अल्टीमेट गाइड यूएफसी वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा ब्रो यू नो टाइसन वर्सेस जेक पॉल। आई सेड कभी नहीं। ऐसे तू कैसा आदमी है भाई, तू पूरे फाइटिंग में देखने के बाद तू वहां ही चले जाता है। तो आई सेड कि यार देखो, जो भी बोलो जेक पॉल को, वो सही कर रहा है, वो आदमी दिमाग लगा के काम कर रहा है। उन्होंने जो भी किया है, फाइटर्स को बुला बुला के बाहर खींच के, उन्होंने बॉक्सिंग पे एक नया लाइट डाल दिया है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। अभी लोग बोलेंगे अरे ये तो प्योर बॉक्सिंग नहीं है, ये नहीं हुआ। नीरज गोयल बीच में आके जेक पॉल के पीछे पड़ गया था। मैं बोलने ही वाला था नीरज गोयल वाला। वही मैंने कहा कि इधर 2-3 महीने में इतना कुछ हो गया है कि कितना क्या क्या कवर करना है, वह भी रात में 1-1:30 बजे जल्दी जल्दी से। तो मैं बॉक्सिंग पे आएंगे अर्जुन भाई, क्योंकि इधर बड़ी बड़ी फाइट हुई है, लेकिन उस जल्दी से खमजात चिमाएव, एक और फाइट कैंसिल हो गई। उनको भी लास्ट हमने अबू धाबी में ही देखा था, एंड आई थिंक वो वायलेंटली इलनेस वर्ल्ड का इस्तेमाल किया है खुद डेना वाइट ने, कि ही इज वायलेंटली इल, मतलब जो उनकी बॉडी है वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर रही है, एंड ही इज कंटिन्यूअसली इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। तो अब कम से कम मतलब ये लंबा है मामला, ऐसा लग रहा है देखने में। नहीं, आई होप यू नो, ऐसे मैं यू नो, मैं जो भी बोलो, जो भी फैंस है ना बाहर, देखो, जिसको जीतना देखना है, जिसको हार के देखना है, वो स्पोर्ट है। पर किसी को ना कभी बुरी दुआई कभी नहीं देनी चाहिए। यू नो, आई नेवर गिव नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव। देखो खमजात चिमाएव एक 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 नंबर फाइटर है,
ही इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स जो आ रहे थे, और उनको कोविड 2-3 बार हो चुका था, जी और उस कारण आई थिंक कि कहा ना कहा वो उसका बिल आ जाता है कहा ना कहा। जी जितना भी कोशिश करो आप, जितना भी मस्ती करो, जितना आप आप हर रोज जाके गोलगप्पे, आइसक्रीम, समोसे और गुलाब जामुन खाओ, तो 5 साल बाद कुछ ना कुछ होगा ही ना बॉडी को। तो मेरा कहने का मतलब है इज द सेम थिंग विद खमजत चिमाएव। ही इज बीन वर्किंग सो हार्ड, और वो इतने प्योर, मन में इतने प्योर फाइटर है कि वो सोचते नहीं, कि फाइटिंग के अलावा सोचते नहीं। और उनको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी रॉबर्ट विटेकर के साथ लड़ने के लिए, और इतना बड़ा कार्ड, लोग सोचते नहीं, लोगों को और बेवकूफ लोग जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं वो डर के हट गया, वो डर के निकल गया, उनको क्या मालूम है। आपको लगता नहीं है कि खमजत चिमाएव को अबू धाबी में कार्ड हेडलाइन करना मतलब क्या होता है चीज भाई, इनका मीनिंग क्या होता है। आपको कोई किसी को चांस दे कि आप अबू धाबी में एक चांस मिले हेडलाइन सऊदी में करने की है ना, कार्ड। पहला कार्ड जो सऊदी में होता है, सऊदी में था कि अबू धाबी में था? सऊदी का पहला यूएफसी कार्ड है ये। रियाद, उसको हेड जी रियाद में था। रियाद। आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी, माफ करो मुझे, खून मत करो इसके बाद। तो मैं फ्लाइट लेके आया, मैं सोया नहीं हूँ। तो एनीवे, जो रियाद में इतने बॉक्सिंग इवेंट्स हो रहे हैं, रियाद में इतने फाइटिंग इवेंट्स हो रहे हैं, और रियाद में पहली बार यूएफसी का हेडलाइन हो रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो खमजत ने तो इतनी कोशिश की होगी कि यार भाई ठीक है, उंगली टूट गई चलेगा, घुटना टूट गया चलेगा, मैं लड़ूंगा। पर जी वो लड़ नहीं पाए क्योंकि वो बीमार है। मीन्स वो बीमारी काफी बुरी है, और हम सब सच में चाहते हैं एट द अल्टीमेट गाइड यूएफसी, और सब कोई, और मैं भी पर्सनली चाहता हूं कि यार आई विश वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो इतने बेहतरीन फाइटर है। मैं तो हमेशा देखना ही चाहता हूँ। आई थिंक वो फाइट को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी हाइप क्रिएट कर देते हैं फाइट की, कि अगर भाई मतलब वो पागल आदमी है, वो बिल्कुल एक भयानक, हम मस्ती करते थे बचपन में, बोलते थे भयानक मौत, कमजोर से लड़ोगे तो एक भयानक मौत मिलेगी आपको। वो जिस हिसाब से लड़ते थे ना, उनकी स्टाइल एक्साइटिंग थी। पकड़ पकड़ के पेलना, पेटना, सब करते, सबमिशन करना, मारपीट करना, नॉकआउट्स करना, उनके पास सब था, सब है। हाँ क्यों बोल रहा हूं, अभी भी है जिंदा। पर वो अभी, उनको सोचना चाहिए कि देखो अभी भी वो जवान है, उनकी उम्र आई डोंट नो सुफियान इफ यू कैन चेक, आई थिंक उनकी इज उम्र क्या है। 29 30 के होने वाले हैं इस साल। ही इज ओनली 29 ईयर्स ओल्ड। मैंने देखे लोगों के करियर्स 30-31 के बाद भी चालू हो जाते हैं। तो आई होप एंड आई प्रे इस्लाम कि है कमजोर 30 चुनाव। 32 के, इस्लाम मकाशिव इज हाँ 32 पर एंड इस्लाम मकाचेव, इस्लाम मकाचेव हैज बीन अमेजिंग फॉर मेनी इयर्स। काफी जी सालों से वो जीतते आए हैं। पर जी इन टर्म्स ऑफ खमजत चिमाएव, उनका दिख रहा है हेल्थ ऊपर नीचे जा रहा है, जी जब से कोविड हुआ उनका ऊपर नीचे जा रहा है। सो आई होप कि वो शायद से ठीक है, 1.5 साल ले लो और ठीक हो जाओ, फिर ट्रेनिंग कैंप पे जाओ और फिर आके खेलो। बस मैं वही कह रहा हूँ। जी। आई थिंक स्टिल लॉन्ग वे टू गो फॉर खमजात। अगर वो फिटनेस, अगर वो जल्दी वापसी करने की कोशिश करते हैं तो इट कैन बैकफायर, लेकिन अगर आप पूरा फिट होकर के आओ, जल्दबाजी ना करो, सो आई थिंक पर वो वो उसका उनके कोई गारंटी नहीं होता भाई। आप जितने भी फिट हो, आप जितने भी फिट हो, मैं 10 बार भी सोच सकता हूँ कि यार आज तो मेरा वर्कआउट का दिन है, आज तो मैं सही है, मैंने खाना खाया है, मेरे पैर में दर्द नहीं है, मेरे पीठ में दर्द नहीं है, मेरे कंधे में दर्द नहीं, मेरे सिर में दर्द नहीं है, मैं फुल पावर जाके, और फिर कभी भी फुस हो सकता है। जी तो इट्स नो, फिटनेस यस, फाइटर के हिसाब से कभी भी 100% नहीं होता। पर जब इतना कुछ हैवी हो जाता है, इतना कुछ भारी हो जाता है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए ना, तो यानी प्रॉब्लम है। जब यूएफसी के प्रेसिडेंट खुद आके बोले कि यार कुछ तो है, वायलेंटली इल। वायलेंटली इल का मतलब होता है कि कुछ तो भयानक हो गया है। जी एंड आई होप कि, मेरी प्रार्थना है कि वो ठीक हो जाए जल्दी, ताकि हम वो प्राइम कमजत देख पाए। आई थिंक काफी लंबे टाइम से चल रहा था, और
और उसके साथ सर्गे पैवलोविच की भी वापसी हो रही थी उसी कार्ड में, यूएफसी फाइट नाइट रियाद में। सो आई थिंक इट्स अ यस। बिग सेटबैक फॉर यूएफसी एज वेल, क्योंकि वो सोच रहे थे कि एक हाइप वाला दागिस्तानी फाइटर हम उतारेंगे, जो भौकाल होगा हम लोग का, तो उनके लिए भी सेटबैक है। तो बैक टू बैक सेटबैक लगे। बट जो आपने वो वाली बात अपनी कंप्लीट नहीं की थी, एलेक्स परेरा और ईरी प्रोएस्का का, जो आपने बोला था कि हाँ ये मेरे मतलब यू आर नॉट रियली हैप्पी अबाउट दिस फाइट जो ये नहीं, रिप्लेस हुई है। देखो मैं मैं खुश हूं मैच से। मैं खुश हूं मैच से क्योंकि मैं फैन के हिसाब से देखा जाए या इवन एनालिस्ट के हिसाब से देखा जाए, वो फाइट बेहतरीन है। दो जी अमेजिंग स्ट्राइकर्स, एक को वापस चांस मिल रहा है वापस आने का, एक चैंपियन है जो काफी टाइम से जीतते आ रहे हैं। जो जब उन्होंने लास्ट फाइट 300 यूएफसी 300 में जब वो जीते, उन्होंने कहा था कि मुझे मुझे हैवीवेट में जाना है। तो मेरे दिमाग में आने लग गया कि ओके, शायद से कर्टिस ब्लेड, शायद से टॉम एस्पिनॉल, शायद से जॉन जोन्स। जॉन तो जोन्स मेरे ने तो दिमाग ट्वीट भी किया था कि हम दोनों की एग्जैक्टली एज भी सेम है और मजा आ जाएगा ये वो। तो मुझे लगा, एग्जैक्टली मैंने आपको शायद वो स्क्रीनशॉट भेजा था या मैं भेजने की सोच रहा था, मैं तो कुछ भी स्क्रीनशॉट उठा के मुझे जो दिखता है मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। तो नहीं, उसने ट्वीट किया था जॉन जोन्स ने। ये जो जब जॉन ने ट्वीट किया था, सबको लगा कि यार भाई शायद से जॉन स्टीफे मियोचिच से नहीं लड़ेंगे नवंबर में, और उनका फाइट तो अभी फिक्स हो गया है 306 या 307 में। मैंने आप चेक स्टीफे भी करके मुझे वर्कआउट की बोलिएगा। वीडियोस डालने लग रहे हैं अब, वो भी पुलअप्स कर हाँ रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं। भाई, कड़ा क्या 115 किलो का आदमी पुलअप्स कर रहा है, बहुत बड़ी चीज है। मैं खुद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ अभी बहुत मुश्किल है। पर मजाक छोड़ के मैं बोल रहा हूँ कि जब जॉन जोन्स ने कहा था कि आई वांट टू फाइट एलेक्स परेरा, एंड एलेक्स ने भी सोचा कि हाँ मैं लड़ना चाहूंगा, तो काफी लोग सोच रहे थे कि अभी यार ठीक है, एलेक्स मिडिल वेट में आए, मिडिल वेट के चैंपियन बने, फिर मिडिल वेट का बेल्ट वापस हारे, फिर लाइट हेवीवेट चले गए, लाइट हेवीवेट में बेल्ट जीता, फिर एक और स्टेप लेवल ऊपर गए क्योंकि उनका वो ओपन चैंपियनशिप था, गिरी प्रोहास्का के साथ बेल्ट जीता, फिर उसके बाद जमाल हिल के साथ बेल्ट डिफेंड किया। डिफेंड तो लोगों किया। ने सोचा कि चलो अभी हैवीवेट जाएंगे। पर मैं देखो, मैं फैन के हिसाब से बोलता हूँ, ऑफ कोर्स गिरी प्रोहास्का एक नंबर 1 टॉप लेवल कंटेंडर है। वो भी अभी अभी जीत के आए हैं अगेंस्ट अलेक्जेंडर राकिच, जी और वो जीत के आए हैं, और मुझे लगता है ये फाइट मजबूत होगा। पर मैं देखना चाहता था कि एलेक्स परेरा हैवीवेट जाए, पर यू नेवर नो क्या होता है। जीते या हारे एलेक्स परेरा को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिडिल वेट में भी जब हार गए थे बेल्ट, तो भी वो ऊपर चले गए, एक जी। फाइट जीत कर जीत गए। तो मुझे नहीं लगता कि वो उससे फर्क पड़ेगा एट ऑल, जीते या हारे, फाइट तो नंबर 1 होगा। दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। और जॉन जोन्स के ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि ही इज डकिंग टॉम एस्पिनल, जो इंटरिम चैंपियन है। और वो मतलब नहीं यंगस्टर थे। जो आपने वो वीडियो देखी थी जो खबीब और अभी डेना वाइट की वायरल हुई थी वीडियो, यूएफसी इनसाइडर की, जिसमें डेना वाइट जाते हैं, खबीब और अब्दुल अजीज लोग बैठे रहते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि शौकत वर्सेस उस्मान इन अबू धाबी, वेल्टरवेट वाओ। नंबर 1 कंटेंडर के लिए, तो जो जीतेगा वो नंबर 1 कंटेंडर होगा। तो खबीब बोलता है कि खमजात इज अ बीस्ट, तो अली अब्दुल अजीज। खबीब ने सही कहा, खमजत मैं तो देखना चाहूंगा ऑनेस्टली, शवकत रखमानोव वर्सेस खमजत चिमाएव। वो होगा फाइट, बट खमजत का वेट ना भी बहुत भारी हो गया, वो अभी मिडिल वेट हो गए। शवकत रखमानोव लाइक वेल्टर वेट पे, तो अभी वेल्टरवेट का फाइट होना छोड़ ही दो, क्योंकि वो अभी उन्होंने जानबूझ के वो डिवीजन छोड़ दिया। वो दिख जी। रहा था वेट कट में फर्क, जब उन्होंने उस्मान से लड़ा, जब वो उस्मान से लड़े, उनको वहां वेट कट का फर्क दिख रहा था कि ही वेल्टरवेट मिस में द उनको वेट लग रहा था उस कि फाइट में, वो उन्होंने वेट मिस he missed the weight by many pounds, भाई 7-8 पाउंड से, कुछ 4 किलो से वेट मिस किया उन्होंने, तो बहुत जी। बड़ी चीज है।
तो मैं कह रहा हूं कि अभी उनसे वेट नहीं हो रहा है तो मिडिल वेट में रहो। तो ये अभी कल शवकत रखमानोव भी एक नंबर स्टड है, वो सोचेंगे चल मैं मिडिल वेट जाता हूं, तब वो देखेंगे तो तब वो वो देखेंगे। उसमें खबीब बोलते हैं कि जो अगर आप ग्रेट हो, जैसे कामरू उस्मान के बारे में, कि अगर आप ग्रेट हो और आप एक स्टेज पे पहुंच गए हो, मल्टीपल आपने बेल्ट जीती है और काफी लंबे समय से हो, तो अब आप अपने से छोटी उम्र के फाइटर को हराओ जो नीचे से ऊपर आ रहा है, जैसे शौकत। तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि यू स्टिल गॉट इट और यू हैव लॉस्ट इट। तो यही चीज उठा करके जॉन जोन्स के ऊपर डाल दी गई कि देखो खबीब का ऐसा मानना है, और खबीब हो गए, इस्लाम हो गए, ये लोग कभी अपने से यंगर फाइटर को डक नहीं करते। तो ये एक इल्जाम उनके ऊपर लगा, और वो उसके ऊपर रिप्लाई भी कर रहे हैं कि तुम लोग चूतिए हो गया, मैं क्यों टॉम एस्पिनल से अभी लड़ूंगा। ये कह रहे हैं कि मैं और भी कंटेंडर हैं, मैं तो नहीं था इसलिए टॉम एस्पिनल को बेल्ट मिल भी गई, वरना उनका तो कोई ठीक से नाम भी नहीं जानता था। तो वो स्टीपे और एलेक्स के बीच में ही लड़ना चाहते हैं। तो इस पे क्या आपका ओपिनियन है? देखो, मैं ये काफी कंट्रोवर्शियल होने वाला है और मुझे काफी गालियां मिलने वाली है इसके बारे में। मैं कहूंगा एक चीज, ठीक है, जब कोई डोमिनेट, जिस एथलीट ने काफी सालों के लिए डोमिनेट किया है, आप जॉन जोन्स की करियर देखो, जब वो 21 या 22 साल में उन्होंने 21 की उम्र में उन्होंने बेल्ट जीता था, और तब से वो लड़ते आए हैं और उन्होंने सब कंटेंडर्स को खत्म किया है। और लोग तब कह रहे थे कि यार वो बूढ़े से लड़ रहा है, बूढ़े से लड़ रहा है। जब उसकी उम्र के या उसकी उम्र के कम के लोग आने लग गए, उनको भी उन्होंने हराया। जी। थियागो सांतोस, मरेटा सांतोस को हराया उन्होंने, डोमिनिक रेयस को हराया उन्होंने, काफी कंटेंडर्स को हराया था। और नॉट टू मेंशन डैनियल कॉर्मियर के साथ जो उनका उनका राइवलरी था, क्या था वो। और 3 बार लड़े वो, एक बार डिसीजन पे गया, एक बार नॉकआउट हुआ, सॉरी 2 बार लड़े थे, और दूसरी बार तो नॉकआउट हो गया था। तो उसकी बात तो आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सो माय सेइंग इज दैट एक तरीके से जो खबीब कह रहे हैं, यस चैलेंज योरसेल्फ, पर उस हिसाब से लोग भी कहेंगे, काफी लोग, काफी फैंस कह रहे हैं कि खबीब भी चले गए, उनको भी रहना चाहिए अरमान सारुकियान के साथ लड़ने के लिए, उनको भी लड़ना चाहिए था चार्ल्स ओलिवेरा के साथ लड़ने, उनको भी लड़ना चाहिए था कोई नए कंटेंडर्स के साथ, पर खबीब चले गए, उनके पर्सनल रीजंस है, और जो भी पर्सनल रीजन होते हैं रिटायर होने के, वो रिटायर हो गए। अभी हम रुक रहे हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल इस्लाम मकाचेव, उनकी उम्र के लोग लड़ रहे हैं, पर लोग रुक रहे हैं कि अरमान सारुकियान का मौका कब आएगा, क्योंकि अरमान बहुत ही तगड़ा रेसलर है, बहुत ही तगड़ा स्ट्राइकर है, बहुत ही तगड़ा सबमिशन आर्टिस्ट है, और वो मेरे हिसाब से इस्लाम मकाचेव का सबसे टफ टेस्ट होगा। पर मैं क्या जानूं, इस्लाम बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, जो वो करेंगे वो करेंगे। माय वो ओनली तो पॉइंट इज दैट वेल्टरवेट में जाने को बोल रहे थे, लेकिन लोगों ने कहा कि पहले आप अरमान से लड़ो, अपनी डिवीजन तो पूरी खत्म करो, करेक्ट, क्योंकि अभी आपने फेदरवेट के अगेंस्ट ही टाइटल डिफेंड किया था, और डस्टिन पोरियर के एक पहले जेन्युइन लाइट वेट कंटेंडर थे वो। और लोगों को तो ये भी मानना था कि वो तो खुद फाइट से पहले ही रिटायरमेंट की इतनी बात कर रहे थे कि वो मेंटली रिटायर होके ही आए थे फाइट में। करेक्ट, करेक्ट। आपको क्या ओके। लगा, डस्टिन पोरियर का फाइट काफी सॉलिड था, जी। डस्टिन ने काफी अच्छी तरह से खेला, उन्होंने उनके टेक डाउन्स काफी डिफेंड किए, उनका बॉक्सिंग सही था, उन्होंने उनसे खून निकाला, उन्होंने उनको एक चैलेंज दिया। मेरे हिसाब से वो फाइट अच्छा था। यस, इस्लाम मकाचेव ने जरूर जीता, पॉइंट्स पे भी पहुंच जाता, जजेस डिसीजन भी पहुंच जाता, तो इस्लामी जीतते। पर जी। मैं कह रहा हूं कि पहली बार, मेरे हिसाब से पहली बार, देखो मैं हमेशा पिछले पॉडकास्ट में मैंने यही कहा था कि जब खबीब लड़ता था लोग डरते थे। इस्लाम से देखो, जब पुरानी कहावत है, जब जब पानी में खून आ जाता है ना, तो सब आ जाते हैं, मछली सब आ जाते हैं, क्योंकि खून से मांस आ जाते हैं। तो फिर आप भगवान नहीं बनते हो। फिर खबीब से खून भी नहीं निकला, खबीब से एक ड्रॉप खून नहीं निकला, और इसलिए वो लोग कहते हैं कि वो भगवान है। उस हिसाब से इस्लाम मकाचेव बहुत ही तगड़े फाइटर है, बेहतरीन रेसलर है, बेहतरीन फाइटर है, पर मैं कह रहा हूं कि इस्लाम
नए जनरेशन से लड़ रहा है। पोरियर से खबीब भी लड़े थे और खबीब ने निपटा दिया था पोरियर को। जी, पोरियर को, निपटा दिया गेजी था। को। गेची को तो आसानी से निपटा दिया। और मैं चाहता था कि शायद से चार्ल्स के साथ झगड़ा होता ना तो अलग होता, हम्म। पर अभी तो वो रिटायर हो गए। पर आई एम सेइंग दैट ऑनेस्टली, जो वो कहना है कि यंग फाइटर से लड़ना चाहिए, क्यों यार? मैं 20 साल से लड़ रहा हूं, अभी मुझे पैसे वाले फाइट्स चाहिए। मैं क्यों लड़ूं? मैं क्यों चांस लूं मेरा लेगेसी टूटने के लिए यार? कल मैं इतने सालों से लड़ रहा हूं, मेरा रिकॉर्ड इतना अच्छा है। टॉम एस्पेलॉन एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है, बड़े है, फास्ट है, स्ट्राइकिंग आता है उनको, रेसलिंग आता है, और नए जनरेशन के फाइटर है। मैं क्यों चांस लूं? मेरा लेगेसी क्यों खराब करूं? यह तो कंट्रोवर्शियल बात हो गई। इसलिए मैं कह रहा था, शायद से मुझे गाली मिलेगी इसके बारे में। जो हबीब वाली आपने जो एक्सप्लेन किया था, वो उसको इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोगों ने पसंद किया एंड इट वेंट वायरल ऑन काइंड ऑफ यू ऑन यूट्यूब एज वेल। जो शॉर्ट उसका मैंने था, एक दिन मैं अपना हम वो मैंने थोड़ा लेट शॉर्ट एडिट किया था। मैं एक बार हम्म। अपना देख रहा था पॉडकास्ट हम लोग का जो पुराना था, खुद ही मतलब देखने के लिए कि क्या क्या बोला था क्या नहीं। वहां पे मुझे देखा, मैंने कहा ये है क्लिप, इसको क्लिप काटी जल्दी जल्दी और उसको अभी लगाया। आज तो तो आज भाई संभाल के रखना, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत भयानक हो गया है आजकल। तो मैंने उस पे देखा, तो मैंने कहा कि जो आपने बताया था कि खबीब का जो ऑरा था, वो एक स्किल और रेसलिंग की स्किल और स्ट्राइकिंग की, जैसे पोरियर के सामने मखाचेव की स्ट्राइकिंग को, उनकी बॉक्सिंग को काफी लोगों ने बहुत तारीफ की कि वो आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर के साथ उन्होंने बॉक्सिंग भी करके दिखाई कि मैं ये भी कर सकता हूँ। और खबीब तो जब स्ट्राइकिंग करते थे तो मतलब उस लेवल की नहीं थी, खास करके जब धीरे धीरे उनकी स्ट्राइकिंग इंप्रूव हुई थी। बट इस्लाम की स्ट्राइक तो काफी सारे लोगों का ये, अगर आप कमेंट में जाकर के देखोगे इंस्टाग्राम पे हम लोग का जो क्लिप पड़ी हुई है, तो उसमें लोगों का यही मानना है कि खबीब ने तो फाइट ही नहीं की, जो अभी आप बोल रहे थे कि यंगस्टर्स के साथ इतनी फाइट नहीं की, इसके साथ नहीं हुई, टोनी के साथ नहीं हुई, पीक टोनी। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ओ भाई, एक एक बंदे टोनी ने भाई, लिखा था, टोनी। एक बंदे ने लिखा था कि नो वे, अगर खबीब वेल्टर वेट में जाते, जैसे इस्लाम का गोल है वेल्टर वेट में जाना, तो उस टाइम पीक कामरू उनको मिलते और वो पीक उस्मान से बिल्कुल ना जीत पाते। तो सबके अपने अपने ओपिनियन है, बट आई थिंक इट्स गुड फॉर द यूएफसी कि इस्लाम अब उस लेवल पे पहुंच रहे हैं जहां पर लोग सीरियसली इस चीज को कंसिडर कर रहे हैं कि क्या खबीब से आगे निकल चुके हैं या निकल सकते हैं नहीं, इस्लाम मखाच। ये गलत बात है। ये गलत बात है, जो जब स्पोर्ट्स में कोई सोचता है ये चीज। देखो भाई, देखो, मैं 1983 में पैदा हुआ था, ठीक है? जब से मैं मेरे बचपन में 1990 में जब मैंने सचिन तेंदुलकर को साउथ अफ्रीका के सामने पहली बार देखा, एलन डोनाल्ड से बॉल फेस करते हुए देखा, मैंने जॉन्टी रोड्स का कैच देखा, मैं देखते आया हूं कि तेंदुलकर जिस हिसाब से चैंपियन बने, और अभी आप विराट कोहली के सामने उसको कंपेयर करो, ठीक है? स्पोर्ट बदल गया है। उस वक्त लोग 10 टूर्नामेंट खेलते थे साल में, अभी तो महीने में 3 टूर्नामेंट खेलते हैं, आईपीएल जी। खेलते हैं। इतना हो चुका है, प्रैक्टिस के तरीके बदल चुके हैं, स्टाइल बदल चुका है। आप कोई भी एथलीट को कंपेयर करोगे ना, तो ये सबसे बुरी बात है। और मैं फैंस को हमेशा कहता हूं यार कि डोंट कंपेयर एथलीट्स टू वन अनदर, मेरा कभी नहीं, बिकॉज सबसे सॉरी। जी, मेरा तो हमेशा से यही मानना है कि ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है लॉजिकली। ये आप मतलब एग्जैक्टली। ये अगर आप इसमें किसी भी स्पोर्ट में इतने सारे लूप होल होते हैं, जैसे कुछ लोग पेले को रोनाल्डो या उससे मेसी से कंपेयर करते हैं। सो आई थिंक बस इट्स बस, वाह टोटली वाह बेटा, इलॉजिकल। वाह। इट इज स्टूपिड। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा, ये बेवकूफी है भाई। सोचो ना कि कल मेरे फादर जो टेनिस खेलते थे या क्रिकेट खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे, उससे अच्छा तो मैं हूंगा ही। जी। यस, मैं मेरे पे टैलेंट होगा। मैं नहीं बोल रहा हूं कि विराट कोहली इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 टुडे, पर कंपेयर करना उनको उनके प्रीवियस जनरेशन से, ये गलत है। क्योंकि
जब वो एथलीट वो जेनरेशन में अच्छे थे, तब वो नंबर 1 थे वो जेनरेशन के। ये गलत है कि अगले जेनरेशन में कंपेयर करना उनको। मेसी अभी भी बहुत ही बेहतरीन है, पर कल 5 साल के बाद लोग बोलेंगे अरे मेसी को क्या आता है खेलना, उसने हरा दिया उसको, उसने हरा दिया कोई ना कोई। काइलन एम्बापे होगा, एम्बापे आके हराएगा उसको। रिकॉर्ड तो बनता है टूटने के लिए भाई, रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। और लोग रुक रहे हैं कि जो दिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा, या एंडरसन सिल्वर का रिकॉर्ड टूटेगा, या एक्सवाइजेड का रिकॉर्ड टूटेगा। टूटने दो, उसमें बुराई नहीं है। किसी का ऊपर नीचे होता नहीं है कि अरे हाँ वो खत्म हो गया, उसका तो वो तो अच्छा था ही नहीं। गलत है, ये फैंस की बेवकूफी है। जो एक टाइम पे अच्छा था वो अच्छा था, जो अभी अच्छा है वो अच्छा है। इसका कंपैरिजन ऐसे ऐसे मतलब करना तो बेवकूफ़ी है। जैसे अगर हम बोलें कि इस टाइम वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है क्रिकेट का, तो कोहली की फिटनेस बहुत ज़्यादा है सचिन की, लेकिन फिर सचिन के फैंस बोलेंगे कि सचिन वड़ा पाव खा के खेलता था, कोहली का पानी भी ऑस्ट्रेलिया से आता है, तो इसका कोई कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। ये डालो प्रोमो में, ये डालो भाई, वड़ा पाव खा के। पर वो ही खेल रहा हूँ भाई, मैं वो ही कह रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि ओके ठीक है 19-20 करना है ना, तो यू टेक, ये आपको ना, ये मेरे दोस्त के साथ बात करना चाहिए। वो नंबर 1 फुटबॉल के एनालिस्ट है, मेरा एक दोस्त है, जी। मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा तो उसको टीआरपी मिलेगा। पर मैं कह रहा हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ झगड़ा करता हूँ, और वो हमेशा मेरे साथ झगड़ा करते हैं कि बोला कि यार मेसी और रोनाल्डो 19-20 है, 19-20 मेसी थोड़ा ऊपर है। क्योंकि फर्क है कि रोनाल्डो बचपन से इतना मेहनत करके उन्होंने उनका टैलेंट बनाया, पर जो भगवान का दिया हुआ टैलेंट होता है ना, वो मेसी के पास है। और मेसी ने मेहनत भी किया, तो जब भगवान का टैलेंट हुआ, आदमी मेहनत करता है वो पहुंच जाता है। और हमेशा कहता हूं 19-20, मैं कहूंगा अभी गाली सुनूंगा मैं, विराट कोहली इज द नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, बट तेंदुलकर के हाथ पे भगवान का हाथ था। आपको नहीं लगता? कहा ना कहा नहीं नहीं, एकदम सही बात है। मतलब विराट कोहली और एक तेंदुलकर तो जब खेलते थे कुछ और था भाई। वो विराट ऑरा इज अलग नंबर था। 1। जी। हाँ वो और अलग था, वो फीलिंग अलग था, वो सब अलग था। शायद से हम मैं बच्चा इनफैक्ट था विराट इसीलिए मुझे कोहली लगा। से अगर खुद आप पूछोगे, जब विराट कोहली जब वर्ल्ड कप लास्ट ईयर चल रहा था, तो जो विराट कोहली ने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, 49 ओडीआई सेंचुरीज थी सचिन की। सचिन स्टेडियम में बैठे थे, मुंबई में मैच था, मतलब जैसे लग रहा किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी। और बेकम भी वहां पे थे, डेविड अरे बेकम हाँ, भी वहां। याद है, देखा था मैंने, हाँ। जैसे ही विराट कोहली ने अपना वो रन पूरा किया, उनका रिकॉर्ड तोड़ा, 50 ओडीआई सेंचुरीज हुई, उन्होंने सबसे पहले अपना बैट रख के सचिन को ही बाउ डाउन किया, फिर सचिन ने वहां से थम्स अप दिखाया। तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? भगवान को भगवान जब सामने बैठा है, रिकॉर्ड उन्होंने रखा है, तो क्यों नहीं दोगे? और ये देखो, ये झगड़ा विराट और सचिन के बीच में नहीं है, उनको फर्क नहीं पड़ता है सर। विराट अपने दिमाग में बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर है, और वो हमेशा अच्छे प्लेयर रहेंगे, वो नंबर 1 रहेंगे। पर सचिन से कंपेयर करना बकवास है, ये बंद करना चाहिए। जैसे जैसे लेब्रॉन जेम्स और माइकल जॉर्डन। इस्लाम मखाचिव खुद हबीब को कहते हैं कि वो थोड़े बेटर प्लेयर थे, और उनकी फैमिली के साथ ही रह रहे नहीं के मैं। नहीं 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 नहीं, देखो, खबीब नुमागोमेडोव जो थे वो थे। हर नेक्स्ट जनरेशन अच्छा होगा ही होगा। तुम अच्छे कोचिंग से आओगे तो तुम्हारा मौका भी मिलेगा। देखो आप, वो अब्दुल मनाफ के नीचे पढ़ रहे थे, अब्दुल मनाफ ने खुद कहा था कि इस्लाम मखाचेव मेरे बेटे जैसा, वो अच्छा है, वो नंबर 2 है। पर वो खुद जानते थे। देखो आप खुद, अभी अभी हम और बैक खेलेंगे एक खेल, ओके? प्राइम प्राइम इस्लाम मकाचेव वर्सेस प्राइम खबीब नुमागोमेडोव, कौन जीतेगा? प्राइम हबीब। सही बात, प्राइम खबीब। क्योंकि खबीब का जो खेल था, खबीब की स्ट्राइकिंग शायद से इस्लाम जैसे सेम नहीं है, खबीब का ओवरऑल गेम इस्लाम जैसे नहीं है, पर खबीब का जो मेंटालिटी है ना, उनका जो दिमाग है, उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनका जो कड़क दिमाग जो था,
जो किसी को जमीन पे पकड़ के उनके गले पे हाथ पे रख के और बोलना था कि ब्रदर इट्स माय टाइम, ब्रदर इट्स माय टाइम, जो माइकल जॉनसन के साथ किया था, जो एडसन बाबोजा के साथ किया था, और जितने भी इंटरव्यूज देखे ये फाइटर्स के, जो भी लोग खबीब से लड़ चुके हैं, उनको रिमैच नहीं चाहिए। रिमैच नहीं चाहिए। इस्लाम से लोग, देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम डरावने नहीं है, पर लोगों ने देखा है कि वो, देखो एक टाइम होता है लोगों का, जैसे जॉन जोन्स से किसी को रिमैच नहीं चाहिए, किसी को रिमैच नहीं चाहिए। जैसे वो ही सेम खबीब से किसी को रिमैच नहीं चाहिए। उसमें खबीब से जब इस्लाम की फाइट अभी हुई थी जो डस्टिन वाली, तो वो उसमें डीसी लॉकर रूम में बात कर रहे हैं खबीब से, तो बताते हैं कि एक जज है जो 2-2 उसने स्कोर दिया था राउंड का, चार राउंड तक 2 डस्टिन को भी दिए थे। तो कहता हु को सेंड मी लोकेशन। अभी देखो जजिंग में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए डेना व्हाइट कहते हैं ना, डोंट लीव इट इन द हैंड्स ऑफ द जजेस। जजिंग में कुछ भी हो सकता है, जजिंग क्लोज होता है, आगे पीछे होता है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्ट्राइक्स लैंडेड, डिपेंड्स ऑन ऑक्टागन अग्रेशन, डिपेंड्स ऑन मूवमेंट, डिपेंड्स ऑन। ड्रीकस और स्ट्रिकलैंड का कितना कंट्रोवर्शियल था कि डेना व्हाइट का खुद मानना था कि स्ट्रिकलैंड वो फाइट जीता था, लेकिन जजेस ने ड्रीकस को दे दिया था वो वाला फाइट। मैंने भी ड्रीकस को दिया था। आपने भी ड्रेकस को दिया था? अच्छा। हाँ। डेना व्हाइट ने बोला था कि स्ट्रिकली, मैं तो ड्रेकस को ही सपोर्ट कर रहा था बिकॉज आई डोंट लाइक शॉन स्ट्रिकलैंड। वो ठीक है, अभी शॉन स्ट्रिकलैंड को पसंद नहीं करते, कहीं करते यार। वो जो फाइट थी जिसको फाइट ऑफ द ईयर मिला, वोल्कानोव्स्की एंड इस्लाम, फर्स्ट वाली जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, आई थिंक वो बहुत क्लोज थी। मैं तो जब तक इस्लाम का रिजल्ट आया नहीं था, मुझे तो लग रहा था कि कहीं खिसक ना गई हो फाइट, क्योंकि जिस हिसाब से वोल्कानोव्स्की ने वो फाइट खत्म की थी, ऑन टॉप, ग्राउंड एंड पाउंड, ठाक चलता, उस दिन ना, मैं वही कहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ कि जो दिन किसी को, जो फाइटर भगवान ना दिखे ना, वो दिन चेंज हो जाता है। ठीक है, लोग बोलेंगे वोल्कानोव्स्की को वापस हराया, ठीक है, लोग चिल्लाएंगे वो फेदरवेट था, उसका वेट कम था, तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं है वगैरह, जो सही सच चीज है। और आप देखो डस्टिन पोरियर जो खबीब के साथ लड़े थे, खबीब ने उनको हटा दिया था जी, पर जल्दी हटा दिया बिना डैमेज के। और जो हुआ इस्लाम के साथ, इस्लाम ने कंट्रोल किया सब कुछ, पर आसान जरूर नहीं था। ये आसान फाइट नहीं था। तो मैं सोच रहा हूं कल कि अरमान भी देख के आएंगे, चार्ल्स भी देखेंगे, कोई ना कोई देखेगा, हराया जा सकता है। कोई भी दिन पर किसी के दिन, कोई हमेशा, मैंने एक फाइटर्स से बात की है, मैंने काफी फाइटर्स से बात की है, हमेशा बोलते हैं कि यार भगवान के हाथ में, मैं जितना भी स्ट्रैटेजी करूं, मेरा टाइम है तो मेरा टाइम है, मेरा पैर टूटने का टाइम है तो मेरा पैर टूटने का टाइम है, वो लक है, वो डेस्टिनी है। तो और काफी लोग जो मानते हैं ये चीज को, मैं भी मानता हूँ कि यार एक टाइम होता है, हर फाइटर आगे 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 बढ़ेगा और फिर एक टाइम से गिरेगा। आप देखो एग्जांपल्स, देखो मैं कितने एग्जांपल दे सकता हूँ, जॉर्ज सेंट पियर, एंडरसन सिल्वा, टोनी फर्ग्यूसन, 12 स्ट्रेट फाइट जीते और फिर हारते ही आए। चार्ल्स ओलिवेरा कितने फाइट जीते और फिर हार रहे हैं। ये होता ही है भाई, ये नॉर्मल है, पर अपने फाइटर का टाइम होता है और मेरे हिसाब से इस्लाम मकाचेव का टाइम नहीं है, वो और जीतते आएंगे और तरक्की करेंगे, वी डोंट नो दैट। जब वो वाली फाइट इस्लाम के फेवर में गई थी, वोल्कानोव्स्की 1, तो मुझे आपकी बात उस टाइम याद आई थी कि चैंपियन को अगर तुमको बेल्ट उससे लेनी है तो उसको पूरा हराना पड़ता है, वरना डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है। बहुत ही लकी हो आप अगर डिसीजन आपके फेवर में क्लोज फाइट में चला जाए, अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन नहीं हो। जैसा सेम रूल है क्रिकेट में भी। अभी आप देखो रन आउट में भी तो बैट्समैन के फेवर, या एलबीडब्ल्यू भी बैट्समैन के फेवर में जाता है, रन आउट भी बैट्समैन के फेवर में जाता है। आजकल मालूम नहीं है, वो पहले जमाने में होता था। इनकंक्लूसिव एविडेंस अगर होता है तो बैट्समैन के ही फेवर में जाता है।
एग्जैक्टली, इनकंक्लूसिव एविडेंस, आपने सही कहा। वाह बेटा, आप बहुत ही अभी अभी परफेक्ट स्पोर्ट्स एंकर हो गए हो आप। No, but congratulations, bro. You're getting better and more professional every time I speak to you. तो थैंक यू। no, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो कहा सही था। सो इज द सेम थिंग विद फाइटिंग। क्लोज डिसीजन में हमेशा चैंपियन को ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो जीते, इस्लाम जी जीते, जी, पर बहुत क्लोज था। बहुत क्लोज था। Yeah. ये बात आपने बताई थी जब जेक पॉल और टॉमी फ्यूरी वाली फाइट के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे, तब आपने ये बात बताई थी। तो जल्दी से पहले इधर थोड़ा सा शिफ्ट मारते हैं बॉक्सिंग की तरफ, उसके बाद अपने इंडियन फाइटर्स पे आएंगे। तो जरूर। जो बॉक्सिंग की ढेर सारी फाइट हुई। पहले वो रायन गार्सिया और डेवन हेनी वाली, जिसमें सबको लगा रायन गार्सिया पागल हो गया और क्या उसके बाद उसने फाइट था यार, क्या फाइट था। उसने पूरा मार्केट Correct. किया कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं इल्यूमिनाटी वाले मुझे उठा ले जाएंगे, ये है वो है। एंड्रो टेट के साथ वो रोज वो करता था, अरे ट्विटर स्पेस कर रहा है, उस पे पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, कभी अपने दारू पीते हुए वीडियोस अपलोड कर रहा है, कभी अपना सोशल मीडिया डिलीट कर रहा है। और वो डेवन हेनी को उसने बोला कि ये एकदम ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। बल उसके बाद न्यूज आई कि डेवन हेनी लास्ट के जो उनका कैंप था, तो लास्ट में उन्होंने ट्रेनिंग बहुत ही हल्की कर दी थी कि इसको तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। देखो, नहीं नहीं नहीं, देखो वो रैन गार्सिया की गलती थोड़ी है। हाँ वो रैन गार्सिया की गलती थोड़ी है। कल कल बोले, कल क्रिकेट मैच में कोई बोलेगा हाँ हम मैच जीत गए और हम इतना क्लोज मैच था क्योंकि हमने ट्रेन नहीं किया। हम्म बुराई किस पे है फिर? तुम पे है ना, तुमने ट्रेन नहीं किया। बट द पॉइंट इज कि डेविन हेनी को सब ने सोचा, और डेविन हेनी भी खुद सोचा कि रैन गार्सिया को हल्के से लेंगे। पर लोगों ने सोचा नहीं कि जब जर्वोंटा डेविस के साथ जब हम्म रैन गार्सिया लड़े थे, वो उनका वेट देखना, उनका बॉडी देखना चाहिए। आप एक काम करो, आप जब ऑनलाइन जाओगे ना, पिक्चर का कंपैरिजन देखो। जब हेनी के साथ वेट देखो और जर्वोंटा डेविस के साथ वेट देखो, फर्क देखो। उनका वेट इतना सॉलिड था आई हेनी थिंक के साथ। जरवोंटा के साथ 145 था और हेनी के साथ करेक्ट। 154 था, तो मतलब 5 किलो करेक्ट से ऊपर का फर्क भाई, था। और 5 किलो में बहुत फर्क बहुत पड़ता है, बहुत 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 फर्क फर्क पड़ता था। है। और वो 5 किलो सिर्फ वेन के टाइम में है। फाइट नाइट पे तो हम्म और भी 5 किलो होगा। तो जब वो उनका बॉडी देखो, तगड़ा था। और हर लेफ्ट हुक जो मार रहे थे, हर लेफ्ट हुक उनको लग रहा था। वही मैं कह रहा हूँ, वेट कट की वजह से कभी कभी ये हो जाता है। आमिर खान जब लड़े कनेलो एल्वारेज के साथ, कनेलो एल्वारेज इज द सुपर मिडिल वेट चैंपियन। जब वो जी सुपर मिडिल वेट पे थे, जब वो जाके उनके साथ लड़ रहे थे, ही वॉज गोइंग अप सो मेनी वेट डिविजन्स। तो फर्क तो होगा ही ना भाई। अभी आप सुफियान, आप मेरे साथ लड़ने आओगे, कल मैं बोलूंगा ठीक है सुफियान का वेट है 60 किलो, मैं बोलूंगा सुफियान तू ले 6 महीने, तू 80 बन जा। 80 तू पहुंचते पहुंचते तू मर जाएगा, क्योंकि जितना कितना खाएगा तू, कितना वेट लेगा। पर मैं तो बिना कुछ करके 80 हूं। तो फाइट नाइट के दिन पे मैं 90, ऑलमोस्ट हम्म 99 हूंगा मैं। So the weight advantage in fighting, going up a division is very big, or even going down. जो आप बड़े फाइटर हो तो फिर जब वेट कप कर रहे हो, जैसे आप कल बोलोगे मुझे कि आप 80 पे आके मेरे से लड़ो, मैं 100 का आदमी हूं, मेरा क्या हालत होगा 80 पे? हम्म। मेरा आई मेरी मेरी जान चली जाएगी। डिओंटे वाइल्डर ने यही किया था फ्यूरी के सामने, जो उनकी सेकंड या थर्ड, आई थिंक जो लास्ट फाइट थी उनकी, जो उन्होंने वेट गेन किया था उन्होंने फ्यूरी के वेट गेन बराबर। किया था क्योंकि उनको लगा, उन्होंने वेट गेन किया था क्योंकि उनको लगा कि उनका पंचिंग पावर कम था। ये तो हाँ गलत है, क्योंकि डिओंटे वाइल्डर इज अ वेरी वेरी हार्ड हिटिंग पंचर। वो जी काफी सॉलिड हैवीवेट है। हैवीवेट इन बॉक्सिंग का तो वेट लिमिट है ही नहीं। एक हम्म, बिलो वेट लिमिट है, उसके ऊपर जो भी कह बनना रहे है बन थे सकते हैं। तो उनकी स्पीड उससे कम हो गई, जिसका फ्यूरी ने बहुत फायदा उठाया था, क्योंकि फ्यूरी का वो नेचुरल वेट है उस पे। बट फ्यूरी की भी फाइट हुई उसिक के साथ, पहले तो उन्होंने नजरें नहीं मिलाई जब दोनों का फेस ऑफ हुआ, और उसके बाद वो हार भी गए वहां पे। फ्रांसिस एंगानू की फाइट हुई थी जब हम लोग एमएफएन में मिले थे,
उसी टाइम एंथनी पे हुई जोशुआ थी के साथ, हाँ हाँ, करेक्ट एंथनी करेक्ट। जोशुआ के साथ। सुबह उठ के जब हम लोग एयरपोर्ट पे जा रहे थे, तब मैंने रास्ते में मैं मेट्रो में देख रहा था कि वो नॉकआउट हो गए वहां पे। तो ये दोनों फाइट आप कैसे देख रहे हो? ये फ्यूरी वाला मामला कैसे देख रहे हो आप? नहीं देखो, यू नो, टाइसन फ्यूरी एक बहुत ही बेहतरीन बॉक्सर है, वो बहुत ही बेहतरीन हैवीवेट बॉक्सर रहे हैं। और पर मेरे हिसाब से जो वाइल्डर के साथ जो झगड़ा था, 3 फाइट्स थे, वो जीते सब। पर ठीक है, जो वाइल्डर के साथ हुआ हुआ, जो उसिक के साथ जो हो रहा है, और वो एक लेजिट हैवीवेट, वो आप नहीं जानते हो कि ओलेक्जेंडर उसिक यूक्रेन के एक एक फर्स्टली वो एक बहुत ही बेहतरीन आदमी है। वो काफी डोनेशन करते हैं, वो काफी लड़ते हैं, वो एक फॉर्मर मिडलवेट चैंपियन थे, जो बढ़ बढ़ के उन्होंने बेल्ट्स लिया। वो एक ओलंपिक लेवल, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो उनको जी। आके जब वो पहुंचे, उनका स्टाइल जो था बहुत ही अलग था। स्पीड, मैं हमेशा बोलता हूँ, स्पीड बीट्स पावर, स्पीड बीट पावर। नहीं, स्पीड बीट्स पावर अनलेस आपका नाम एलेक्स पेरेरा है, तब फर्क नहीं पड़ता है। जब आपका नाम एलेक्स पेरेरा है, फर्क पड़ता ही नहीं है। बट जिस हिसाब से मुझे तो लगा, वो नाइन्थ राउंड में जब टाइसन फ्यूरी गिर रहे थे और वो रेफरी ने उनको बचाया था, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि एमएमए में वो फाइट वहां रुका देते थे। आपको नहीं लगता एमएमए केज में कोई मार रहा है और वो गिर रहा है और गिरते जा रहा है, फाइट इज ओवर? जी। मेरे हिसाब से उसिक ने जो गेम खेला बहुत ही अच्छा था। और मुझे उसिक वर्सेस टाइसन फ्यूरी रीमैच तो होने वाला ही है अभी, पर मुझे एंथनी जोशुआ वर्सेस उसिक देना है। क्योंकि एंथनी जोशुआ ने फ्रांसिस नगानो के साथ जो किया, जो टाइसन फ्यूरी को, जो लोगों ने सोचा कि टाइसन फ्यूरी को जो करना था, सबको लगा टाइसन फ्यूरी मारेगा, बट टाइसन फ्यूरी उनसे मार खा के गिर गए थे। तो उनको लगा कि हाँ, मैं बॉक्सिंग में रह सकता हूँ। वो बॉक्सिंग में रह सकते हैं, क्योंकि फ्रांसिस नगानो बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, बहुत ही कड़क पंचर है। पर जब प्योर पंचर मिलता है ना उनको, बहुत फर्क होता है। जब मैंने पहले बार बॉक्सर के साथ स्पार किया था, मेरी ऐसी वाट लग गई थी, मेरा हालत खराब। सॉरी, वाट बहुत एक बब्बैया टर्म है। बब्बैया शब्द है। मेरी वाट लगी, इतना मार खाया मैंने बॉक्सर से, क्योंकि वो लोग प्योर बॉक्सिंग है, प्योर हैंड्स है, क्योंकि वो सिर्फ हाथ देखते हैं। अच्छा, रायन गार्सिया उसके बाद जो बैंड सब्सटेंस है, क्या नाम, ऑक्सरेन, मैं भूल गया उस सब्सटेंस का नाम। उसमें वो उनका मुझे जो, भी याद नहीं है। हाँ, उसका रिजल्ट उनका पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद डेवन हेनी से पूछा गया है कि इंटरव्यू में कि इनके ये तो इस सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव निकले हैं, मतलब एक तरीके से चीटिंग हो गई। तो क्या आप दोबारा रीमैच चाहोगे रायन गार्सिया के साथ? तो डेवन हेनी ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता रीमैच गार्सिया के साथ। देख भाई, मैं ये तू भी जानता है क्यों, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये तू भी जानता है क्यों। तुम आप मुझसे बुला रहे हो, बोलने चाह रहे हो, पर मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप भी जानते हो क्यों। अभी देखो भाई, उसका जो बैंड सब्सटेंस था, कोई मेजर स्टेरॉइड नहीं था। वो नहीं नहीं। कभी कभी सप्लीमेंट्स में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सप्लीमेंट्स में हम्म। इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो एक लिस्ट होता है जिसपे लिखा हुआ है कि ये नहीं करना है। और जो फाइटर्स ना, यस, फाइटर्स नॉर्मली जब कैंप में है, वो सुनते हैं अपने असिस्टेंट्स, अपने कोचेस वगैरह, उनके डॉक्टर्स को सुनते हैं, बोलेंगे ठीक है मैं ले लूंगा। पर वो सोचेंगे कि नहीं, ये सब्सटेंस उसके अंदर है। तो माय पॉइंट इज, उससे तो वो हारा नहीं, अकॉर्डिंग टू मी, उससे तो नहीं हारा वो, उससे तो नहीं हारा वो, तीन एक थोड़े फाइट में उससे तो उनके नहीं हारा। फादर को बोल रहा था रायन गार्सिया कि भाई फाइट रुकवा दो, पड़ बढ़ जाएगी तो और तिरछा हो जाएगा ये। बट वो बैंक फाइट से हो। तो गुस्सा हो रहा था, वो तो बोला रुक। और मेरे हिसाब से भी 3 बार 4 बार किसी को गिराना बहुत बड़ी बात है। तो अरे अर्जुन, मैंने मैं आपको रायन कहा गार्सिया था वाला, भाई, कभी भी। रायन गार्सिया वाला जो जैसे, अच्छा अर्जुन भाई, जैसे रायन गार्सिया की तो हम लोग ने बात की कि हम्म। जरवोंटा के सामने जो उनका वेट कट था उससे उनको प्रॉब्लम हुई थी, एंड आफ्टर दैट जो फाइट उनकी थी डेवन के साथ, तो उन्होंने तो हम्म। रीमैच लेने से मना कर दिया है। डू यू सी दिस इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग टेकिंग ओवर जो रियल बॉक्सिंग जिसको बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ नहीं पॉपुलैरिटी इफ नॉट द लेगेसी? नहीं, देखो, लोगों को एक चीज, सिंपल चीज समझ में नहीं आ रही। लोग जो प्योरिस्ट बॉक्सर है या प्योरिस्ट फाइट फैंस है, जो मैं भी हूं,
एक प्योरेस्ट फाइट जी। फैन, प्योरेस्ट बॉक्सर। और मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ कि मैं समझ चुका हूँ क्यों ये हो रहा है, क्योंकि बॉक्सिंग की पॉपुलैरिटी काफी कम हो रही थी। और हम्म। जेक पॉल, जिनो जेक पॉल जो उसने किया, KSI। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। क्योंकि जब वो पॉपुलैरिटी बढ़ गई ना, लोग फिर सीरियस बॉक्सिंग देखने लग गए। ठीक है, सब जानते हैं हम्म। भाई, सब जानते हैं कि ठीक है, जेक पॉल वर्सेस केएसआई, जेक पॉल वर्सेस वर्सेस टायरन वुडली, जेक पॉल वर्सेस एक्स वाई जेड। वो ठीक है, शायद से सीरियस फाइट्स नहीं है, पर आप देखो तो जेक पॉल इम्प्रूव काफी हो गए हैं उनके बॉक्सिंग में। हम्म। अभी टॉमी फ्यूरी के साथ जब लड़े थे, वाज द फर्स्ट लेजिट बॉक्सर जिनके साथ लड़े थे, और वो काफी अच्छी तरह से लड़े। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग, और वो इंडिया भी पहुंच गया है, इंडिया भी पहुंच गया है। जो क्रिप्टो फाइट नाइट्स में, जो सुपर बॉक्सिंग लीग, बिल दुसांज की सुपर बॉक्सिंग लीग में, क्रिप्टो फाइट नाइट में उन्होंने इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग किया था। और फिर काफी दो तीन प्रमोशंस थे जहां बीच में क्रिप्टो, ये सॉरी नॉट क्रिप्टो, काफी ये इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग, ये टेन डिविलियर्स जो थे ना, जो है ना, ये टेम्पटेशन आइलैंड में जो थे, इंडिया टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया के कंटेस्टेंट थे, जो बॉक्सर है, लेजिटमेट बॉक्सर है, वो लड़े अभी रिसेंटली, जिसका मैंने कमेंट्री किया था। और अच्छा अच्छा। मैं बोल रहा हूँ ये एंटायर जो चीज चल रही है, आप लोग भूल रहे हैं कि ये वो फाइट वो फाइट प्योर बॉक्सिंग के लिए नहीं रखा गया है। वो फाइट फैंस को अंदर खींचने के लिए लाया है, ताकि फैंस देख पाए कि ठीक है यार, ठीक है, मैं आऊं। अभी मैं नहीं जानता हूं, मैं टेन डिविलियर्स को जानता हूं, और मैं सोचूंगा ठीक है भाई, टेन भाई को मुझे देखना है लड़ते हुए, पर मैं पूरा कार्ड देखूंगा। जैसे मैं जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन देखना है मुझे, पर मैं पूरा हाँ। कार्ड देखूंगा। और मैं पूरे हम्म। कार्ड में देखूंगा कि प्रॉपर बॉक्सिंग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग, लेजिटिमेट बॉक्सिंग है। तो उसके लिए एक जगह बन चुका है, अकॉर्डिंग टू मी। सो आई थिंक इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग एक उन्होंने खुद के लिए एक जगह बनाई है, और वो रहेगा ही रहेगा। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मेन स्ट्रीम बॉक्सिंग दैट टू अंडरस्टैंड कि ये इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग की वजह से उनको काफी आईबॉल्स मिल रहे हैं, उनको काफी फायदा मिल विजिबिलिटी मिल रहा रहा है। है। अच्छा अर्जुन भाई, जो इन्फ्लुएंस, आप बिग बॉस देखते हो? नहीं नहीं नहीं। मैं भी नहीं देखता, लेकिन बिग बॉस में कुछ कंटेस्टेंट थे, तो मुनव्वर फारूकी जैसे, वो तो स्टैंड अप कॉमेडियन था, जब उसका लीगल मसला हाँ जी, हुआ था वो तो तो मुझे, याद तो है भाई, मुनव्वर फारूकी तो अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन है। हाँ, तो मुनव्वर फारूकी जब वहां से बिग बॉस से निकले तो उनकी पॉपुलैरिटी काफी सर्ज हुई। तो उसमें बिग बॉस में कुछ और कंटेंडर भी रहे होंगे, या शायद जो एक ओटीटी पे आता था उसमें कंटेंडर रहे होंगे। तो जब नीरज गोयात वाला पूरा चल रहा था, जेक पॉल वाला, तो उन्होंने देखा कि नीरज गोयात जो मतलब कुछ लाख फॉलोअर्स पे थे, 100-200 के समथिंग उनके फॉलोअर्स थे, या मतलब मिलियन में नहीं थे, उनकी पॉपुलैरिटी हाँ बहुत तेज बढ़ी। वो जेक पॉल वाला जो क्लिप था, पुंजड़ फाड़ दे मेरा, और वो पूरा देखा मैंने, देखा वो मैंने, पूरा बहुत बेहतरीन था। तो मैं रियल मर्द का बच्चा वो जो पूरा क्लिप था, उससे उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लोगों ने उनको पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, फिर जेक पॉल के प्रमोशन से अब वो फाइट भी करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। उसके बाद क्या था, जो दुबले पतले यूट्यूबर थे, और वो काफी बड़े यूट्यूबर है, मैं तो इंडियन यूट्यूब को बहुत ही कम फॉलो करता हूँ, मेरा फीड पूरा पूरा अमेरिकन यूट्यूब और अमेरिकन पॉडकास्ट इन सबसे भरा रहता है। तो वहां पर हाँ, क्या हुआ, एक दूसरे को चैलेंज करने लग रहे। जैसे वहां नहीं होता, लोगन पॉल को कॉल आउट कर दिया केएसआई ने, सही बात, लोगन सही पॉल बात, सही भाई, बात, सही बात, तो कह रहे हैं सही बात। मुनव्वर फारूकी, तू अपने आप को बड़ा वो समझता है, मुझसे वाइड कर ले। तो वो काफी मतलब चलने लगा इंडिया में, सब एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं। कोई लक्ष्य चौधरी जो है रोस्टर, कोई कैरी मिनाटी को कॉल आउट कर रहा है कि तुम मुझसे फाइट कर ले। तो डू यू सी कि वो कामयाबी या उस लेवल का इन्फ्लुएंसर, क्योंकि इन्फ्लुएंसर लड़ने के लिए भी वो कोई ऐरा गैरा इन्फ्लुएंसर नहीं था, मतलब वो इस समय एक लेजिट डब्ल्यू डब्ल्यू ई में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है, उसकी कंपनी
प्राइम स्पॉन्सर है प्राइम यूएफसी की, सो एग्जैक्टली। ड्रिंक स्पॉन्सर आई थिंक। तो अभी तो क्रिएटर इकोनॉमी, क्योंकि मैं भी उसी समहाउ इकोसिस्टम का हिस्सा हूँ, तो क्रिएटर इकोनॉमी में अभी तो ऐसा कोई क्रिएटर आया ही नहीं है जिसने कोई इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया हो। तो क्या इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग, जैसे अंकित बयानपुरिया ट्रेनिंग कर रहे हैं चंगरेंग कोरन, जो एमएफएन चैंपियन है कोरन के साथ, आज उनकी क्लिप आई है ट्रेनिंग करते हुए। तो बाप आई रे। थिंक वो आए भी थे एमएफएन में, एक आपने देखा होगा उनको, 13 या 12 या 13 में आए थे शायद। नहीं भाई, अंकित मैं एक बार मैं कमेंट्री में बैठ जाता हूँ तो मैं अटक जाता हूँ एक जगह में, तो मैं देख नहीं रहा हूँ लेफ्ट राइट। मैं अपने फ्रेंड को लेके नहीं आया था एमएफएन में, जो हाँ आपसे हाँ, मिला था मुझे याद है, मुझे वो याद है, पर जब एक बार मैं बैठ गया काम पे तो मुझे याद दिखता नहीं हूँ मैं आगे पीछे। वो नहीं आप लोग के देख, बारे में बोल रहा था, कह रहा था फाइटर से ज्यादा तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं, बेचारे उठ ही नहीं रहे हैं जब से बैठे हुए हैं। देखो अभी ओटीटी, देखो देखो इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर से लड़ना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुश हूं कि अभी लोगों का अटेंशन सच्चाई और ट्रेनिंग में जा रहा है। देखो जिस हिसाब से भी लड़ेंगे, जेक पॉल भी लड़ रहा है, वो बकवास तो नहीं लड़ रहा है, वो सच्चाई में अच्छे बॉक्सिंग ट्रेनर लेके वो लड़ रहा है, वो जी। प्रॉपरली लड़ रहा है, वो प्रॉपरली ट्रेन कर रहा है। और ये सब जो इन्फ्लुएंसर्स है अभी ट्रेन कर रहे हैं अच्छे जिम्स में, अच्छे कैंप्स में। तो स्पोर्ट तो बढ़ ही रहा है, स्पोर्ट तो बढ़ेगा ही। पर जो ये प्योरेस्ट स्पोर्ट्स बोल रहे हैं, कि स्पोर्ट्स वाले बोल रहे हैं कि अरे हाँ ये बकवास है ये वगैरह, ठीक है, दैट इज योर ओपिनियन, जो आप कहना चाहोगे कि कहो। पर मैं कहता हूं कि जो भी चीज एक सच्चे स्पोर्ट को अटेंशन देगा ना, वो अच्छा ही होता है। जेक पॉल और माइक टायसन, जेक पॉल और वो बॉक्सिंग का देखो भाव क्या बढ़ गया है, बॉक्सिंग के लोग कितने बढ़ गए। देखो रायन गार्सिया का सोशल मीडिया प्रोफाइल कितना ऊपर हो गया है, कनेलो एल्वारेज का कितना हो गया है, जमोंटा डेविस का कितना हो गया है, डिओंटे वाइल्डर का कितना हो गया है, उसी का कितना हो गया। देखो ये इट्स मैं कहता हूँ ये बेनिफिशियल है, कहा ना कहा तो बेनिफिशियल होगा ही, बस that's it. तो इंडिया में आपको लगता है कि वैसे आएगा जैसे यूएस में है? मतलब यहाँ का हम लोग का जो पूरा गवर्नमेंट है, जो मतलब जिस तरीके की सोसाइटी है, उस तरीके से आएगा क्या? उतना पहले बात तो मॉनेटरी क्या उतना बेनिफिशियल होगा, और आएगा तो किस लेवल तक जाएगा? देखो इंडिया में अभी भी बॉक्सिंग प्योर है, इंडिया में बॉक्सिंग प्योर है क्योंकि विजेंद्र सिंह के जमाने से बॉक्सिंग हैज बीन वेरी प्योर, मैरी कॉम के जमाने से बॉक्सिंग हैज बीन वेरी प्योर। तो अभी भी आई थिंक जितने बढ़ रहे अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी रिसेंटली मैंने किया एक इवेंट जहां हाँ एक इन्फ्लुएंसर बॉक्सिंग नाइट, और लोग इतने इन्वॉल्व हो चुके थे, पर वो लास्ट फाइट था, पर बाकी के फाइट्स लोग देख के ताली मार रहे थे, सीटी मार रहे थे। सो इट वर्क समवेयर, कहा ना कहा वो फॉर्मूला ना अच्छा फॉर्मूला है, वो चलेगा ही चलेगा, और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्पोर्ट पे स्पॉटलाइट आ ही रहा है। वैसे इन्फ्लुएंसर भी लेकिन फिर अंकित बयानपुरिया जैसे होने चाहिए। तो इन्फ्लुएंसर के बारे में बात मत कर, मैं नहीं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ। आपने मेरा सोशल मीडिया देखा है, बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। मैं मेरे वर्कआउट वीडियोस लगा रहा हूँ, मैं मेरे यूएफसी वीडियोस लगा रहा हूँ, मैं मेरे बॉक्सिंग वीडियोस लगा रहा हूँ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, कुछ ज्यादा नहीं। तो टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर स्पेस, आप मेरे से मत बात करो, क्योंकि मैं मेरा दिमाग यहाँ से है। नो ऑफेंस, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीबॉडी, पर सच में मैं इतना मुझे भी जो ओजी क्रिएटर्स रहे हैं, मतलब जब इंडिया में नया नया क्रिएटर शुरू हुआ था, जैसे कैरी मिनाटी और भुवन बाम जैसे जो इन्फ्लुएंसर आए बहुत शुरू में आए, रोस्टर्स एंड कॉमेडियंस, उनके अलावा जो लेटेस्ट इन्फ्लुएंसर है वो तो मुझे जब वो कॉल आउट करने लगे एक दूसरे को, तब मैंने देखा अरे इसके 3 मिलियन है, अरे इसके 5 मिलियन है, कोई बाइक राइडर है, कोई ऑटो इन्फ्लुएंसर है, ऑटोमोबाइल इन्फ्लुएंसर, वो सब एक दूसरे को कॉल आउट कर रहे हैं। और कोई भाई तू मेरे साथ इन्फ्लुएंसर के बारे में मत बात कर, यही उठ के मुझे गाली देंगे कल की
तू हमको क्यों नहीं जानता है, तू मेरे को क्यों नहीं मैं नहीं जानता भाई, मैं सच में, मैं सही कह रहा हूँ। मैं सच में एक ही बस रिसेंटली मेरे फीड पे एक ही चीज आने लग गई, वो वड़ा पाव वाली, बस वही आ रहा है अभी। कल कोई एमएमए फाइटर उठ के उसको कॉल आउट करेगी तो ठीक है, शायद से मैं पहचान पाऊंगा। सो आई डोंट नो भाई। पर आपने पूजा तुम्हार का फाइट देखा? हाँ, मैं वहीं आ रहा था। दो इंडियन फाइटर जिनका हाल फिलहाल में काफी सारा रहा, अंगद बिष्ट एंड पूजा तोमर। पहले रोड टू यूएफसी, फिर पूजा तोमर पे डिटेल में बात करेंगे। अच्छा अर्जुन भाई, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपने बताया था कि जो फाइटिंग का क्रेज है वो दिल्ली के जो बेल्ट है उधर ज्यादा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया एट दिस मोमेंट। मतलब और जगह भी अच्छे फाइटर्स हैं बट जो क्रेज है, इसीलिए एमएफएन भी लास्ट 3 बार से नोएडा इंडोर स्टेडियम नहीं हो रहा है वहां पे। और कितनी भीड़ आती है, कितना वहां पे मजा आता है। मैं तो पहली बार गया था, बड़ा मजा आया। तो जो जैसे जो हिमालयास के या फिर जो पहाड़ी एरियाज के फाइटर है, जैसे अंशुल हो गए या फिर अब अंगद बिष्ट भी उधरी साइड से आते हैं, क्या इनके पास कोई जेनेटिक एडवांटेज है कंपेयर टू, क्योंकि जैसे लखनऊ में मैं रहता हूँ, अब यहाँ तो 24 घंटे मौसम बदला करता है। गर्मी है तो बहुत गर्मी, फिर बरसात है तो डेंगू होता है हर दूसरे साल, फिर ठंडी पड़ती है तो बहुत। तो क्या ऐसा कोई जेनेटिक एडवांटेज होता है कुछ जो जैसे हिल से आता है, जैसे डैगिस्तानी हो गई या ओवैस याकूब की फाइट आपने देखी होगी, उनका क्लिप तो सबसे ज्यादा वायरल हुआ यस मेरे यस चैनल यस पे। यस 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 यस। जो उनके ओपोनेंट थे अब्दुल अजीम मुखलिस, वो काफी रीच में, दोनों के काफी फर्क था। जब मैंने बात सही की बात। ओवैस भाई से, इंटरव्यू उनका लिया था, तो उन्होंने बोला, मैंने बोला ओवैस भाई क्या करोगे, नॉकआउट करोगे कि सबमिट कराओगे? तो उन्होंने उसमें बोला था कि मैं 3 राउंड खेलने वाला हूँ। जब मैंने वो फाइट देखी तो मैं समझ गया कि वो 3 राउंड क्यों खेलना चाहते थे, बिकॉज उनके रीच के फर्क की वजह से सबमिट और नॉकआउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा उनको। लेकिन क्या ऐसे फाइटर्स के पास कोई जेनेटिक एडवांटेज होता है? मैं देखो, ऐसे फाइटिंग तो सबसे सबके खून में है, सबके खून में। आप जहां से भी आओ आपके खून में फाइटिंग। आप महाराष्ट्र से आओ, आप कर्नाटका से जाओ, आप तमिलनाडु से आओ, आप पंजाब से जाओ। पर हमने जो देखा है, एटलीस्ट जो मैंने मेरे करियर में देखा, मैं 15 साल से मैं कमेंट्री करते आया हूँ और मैं देखते आया हूँ कि फाइटर्स कहाँ से यूजुअली आते हैं। देखो, हमारे जवान और हमारे जो भी फाइटर्स हैं, हमारे देश जो संभालते हैं, हमारा हमारा देश जो संभालते हैं हमारे जवान, सब नॉर्थ से ही आते हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया से आते हैं। तो मैं जी सरप्राइज नहीं हुआ था कि हमारे सबसे अच्छे फाइटर्स वहां से आएंगे। पर मैं कह नहीं रहा हूँ कि सिर्फ वहां से ही आएंगे, महाराष्ट्र से भी आ सकते हैं। पूना में जब मैं सुपर बॉक्सिंग लीग कर रहा था, पुणे के आर्मी कंटोनमेंट में से कितने बॉक्सर्स आए थे। हाँ, काफी लोग नॉर्थ से थे, काफी लोग नॉर्थ ईस्ट से थे, पर काफी, इंडिया इतना बड़ा देश है और हमारे में जी फाइटिंग की कमी नहीं है भाई। सब फाइट कर सकते हैं। पर अभी इस वक्त मैं कहूंगा कि हाँ, अटेंशन जो आ रहा है, इंटरेस्ट जो आ रहा है फाइटिंग में, ज्यादा करके नॉर्थ से ही आ रहा है। इंटरेस्ट जो आ रहा है, जब मैं एसएफएल, जब सब शुरुआत हुई थी एसएफएल के, साउथ से भी काफी फाइटर्स आए थे। श्याम प्रसाद करके आया था, रंजीत आए थे, रंजीत आपको याद है, कोच रंजीत आए थे, वो भी लड़ते थे साउथ से। तो है दो तीन, पर ज्यादा करके नॉर्थ से है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको फाइटिंग पसंद है ज्यादा। और जैसे अभी आप कहोगे कि यार ब्राजील से कौन से, ब्राजील पूरा देश लड़ता है, ब्राजील पूरा देश लड़ता है। अमेरिका भी कोई कोई जगह में से रेसलर्स आते हैं। तो ऐसे कोई कोई जगह में होते हैं कि यहाँ से रेसलर्स अच्छे आते हैं, कि यहाँ से स्ट्राइकर्स अच्छे आते हैं। जैसा एम्स्टरडेम जाओ, आप नेदरलैंड्स में जाओ, नेदरलैंड्स जी कंट्री में जाओ, वहां नेदरलैंड्स में से वर्ल्ड के नंबर 1 किक बॉक्सर्स वहां से आते हैं। तो जी मैं बस बोलूंगा कि इंडिया अभी उठ रहा है, आंखें खुल रहे हैं, लोगों को पसंद है, लोगों को पसंद हो गया है कि फैंस बदल गए हैं, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, कैंप्स सब जगह खुल रहे हैं। मुंबई में कैंप्स खुल रहे हैं, पूना में कैंप्स खुल रहे हैं, मणिपाल में कैंप खुल रहा है, दिल्ली में कैंप खुल रहे हैं, पंजाब में कैंप खुल रहे हैं, सब जगह कैंप खुल रहे हैं। एक बस ये वक्त की बात है कि इवेंचुअली हर कोने से फाइटर आ ही जाएगा, सिर्फ नॉर्थ से नहीं। अच्छा, अंगद बिष्ट की जो फाइट रही और अब उनको सेमीफाइनल खेलना है, तो आपने तो काफी करीब से देखा होगा उनकी जर्नी को, काफी फॉलो भी किया होगा।
अंगद तो मैं जानता तो हूँ पहले से, बहुत साल से। उनके बारे में कुछ बताइए, क्या लग रहा है उनका फ्यूचर, और सेमीफाइनल की कुछ प्रिडिक्शन अगर आप करना चाहो। नहीं, प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि रोड टू यूएफसी टूर्नामेंट एक अजीब टूर्नामेंट है, जहां जब भी कोई टूर्नामेंट में देखा जाए ना, आगे पीछे कहां से भी हो सकता है। और ये एशियन फाइटर्स बहुत ही मजबूत फाइटर्स है, फ्रॉम इंडोनेशिया, जी। फ्रॉम चाइना, फ्रॉम जापान, फ्रॉम कोरिया, हम्म, जहां से भी आते हैं। और अंगद बिश कोई कम नहीं भाई, उन्होंने जिस हिसाब जी। से वो जीते वो फाइट, एक नंबर वन परफॉर्मेंस किया था। मुझे बहुत ही खुशी हुई अंगद को देखते हुए, जीतते हुए। एंड मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि यार अंगद एक अलग टाइप का फाइटर है, उसका स्टाइल अलग है, उसका ओवरऑल गेम अच्छा है। और एक अच्छी चीज है कि वो जल्दी नहीं गए, उन्होंने टाइम लिया, अपना गेम डेवलप किया कैंप्स में, और फिर वो गए रोड टू यूएफसी में। एंड सो मैं प्रेडिक्शन गेम मैंने छोड़ दिया है भाई, मैंने छोड़ दिया है। मुझे बहुत गालियां मिली है, अरे तूने तो कहा था ये, तूने तो कहा था वो, है क्या बात। तो आई एम जस्ट सेइंग कि अंगद इज वर्किंग हार्ड, वो बहुत ही अच्छे फाइटर है। और मैं तो कहूंगा कि इंडिया को तो जीतना ही चाहिए, कहीं ना कहीं हर जगह जीतना चाहिए, हर जगह। और उसके बाद पूजा तोमर, जो उन्होंने तो सपना पूरा कर दिया सारे इंडियन का ही, पहले यूएफसी में जीत करके, एंड शी रिसीव्ड अ ग्रैंड वेलकम एज वेल। लास्ट टाइम जब हम लोग ने किया था तो उनका फाइट कुछ अनाउंस हुई नहीं थी, थोड़ा टाइम लगा दिया यूएफसी वालों ने भी उनको फाइट देते देते, साइन तो हाँ हाँ काफी हाँ हाँ। टाइम पहले ही कर लिया था। बट वो जो बॉडी किक्स थे उनके, और जो मतलब काफी लोग, नीना मारी डेनियल भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई उनसे। मैं वही देख रहा था, मैं ऑनलाइन देखो, जिस हिसाब से उन्होंने फाइट किया ना, वो फाइट, आप काफी लोग जानते नहीं कि पूजा तोमर एक वुशु फाइटर है। वुशु जी। फाइटर्स के पास एक बहुत ही अच्छा किकिंग गेम होता है, लाइक ताइक्वांडो फाइटर्स। वुशु फाइटर्स आल्सो हैव अ वेरी गुड किकिंग गेम एंड वेरी गुड टेक डाउन डिफेंस। वो जमीन पे आसानी से उनको जमीन पे खींचना बहुत मुश्किल होता है। जी। और जिस हिसाब से उन्होंने उनका रेंज किया, जो स्ट्रेटेजी था उनका, लेग किक्स, बॉडी किक्स, बॉडी किक्स, लेग किक्स, बॉडी किक्स, लेके पास में जब आए, पंचेस किए, कॉम्बिनेशन रखे, और क्लोज फाइट था, काफी क्लोज फाइट था, क्योंकि रायन दो संतोष भी कम नहीं, कोई किसी से कम नहीं, वो ब्लैक बेल्ट जुजुत्सु के। और जो भी ना भाई, मैं ये मस्ती मस्ती में कहूंगा, आप ब्राजील में पैदा होके जाओगे ना, तो आधे लोग तो ब्लैक बेल्ट है ही है वहां, ब्राजीलियन जुजित्सु के ब्लैक बेल्ट है ही है। तुम्हारा नाम दो सांतोस है तो तुम ब्राजीलियन ब्लैक बेल्ट हो ही हो। पर कहूंगा कि यार जिस हिसाब से पूजा तोमर ने ठंडे दिमाग से अटेंशन रखा, ठंडे दिमाग से स्ट्रेटेजी जो किया, और अंत में थर्ड राउंड में जब आंख खुले रख के ऐसे वो सामने आके लड़ने लग गए, मैक्स हॉलोवे स्टाइल, वो हाँ। देखने में मैं इतना खुश हुआ, क्योंकि हारो भाई, स्पोर्ट इज विनिंग एंड लूजिंग, हारो या जीतो फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है हारो या जीतो, पर जो उन्होंने किया और वो जीत जो उन्होंने वो पाई, जो जो चीज वो खुद ये नहीं जानते हैं कि इंडिया के लिए उन्होंने क्या किया है। खुद के लिए तो जरूर, उनका रिकॉर्ड, उनका करियर मैं समझ सकता हूँ, वो तो उनके बारे में ही सोचेंगे। पर जो चीज वो जीत कर, यूएस में जीत कर इंडिया के लिए किया है ना, करोड़ों फाइटर्स वो देख के उठेंगे कि यार यस, अभी मौका है। पर अंशुल जब रोड टू यूएफसी जीते, अंशुल ऑल्सो हैड अ टफ फाइट, माइक ब्रीडन वाज अ टफ फाइटर। अंशुल इतने अच्छी तरह से लड़े, और उन्होंने उसने वेट अपने भी अपने लिफ्ट किया छाती था। पे, उनके छाती पे उन्होंने हाथ रखकर, दिल रखकर, वो जो जिस तरीके से लड़े। ठीक है यार, हारना जीतना इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट, कोई भी हारता है, कोई भी जीतेगा, इंडिया टीम हारेंगे जीतेंगे, ठीक है। फैंस तो होने ही चाहिए, क्योंकि हमारे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, अंशुल को अर्जुन भाई क्या डिफरेंट बनाता है, अगर आप उनको, उनके करियर को समराइज करो थोड़ा सा 1 मिनट में, कि क्या भाई उनको उसका करियर डिफरेंट शुरुआत, अभी शुरुआत हो रही है उसकी करियर की, वो जवान है, अभी टाइम है उनको। ही इज जस्ट स्टार्टेड हिज करियर इन द यूएफसी, जस्ट अभी अभी चालू हो रहा है उसका। वो जिस हिसाब से लड़ते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टाइल है लड़ने का, न्यू जनरेशन स्टाइल है लड़ने का। वो और पूजा दोनों, उनके जो कैंप है, उनके कोचेस है, उनका जो एक्सपीरियंस है, बहुत ही अलग है। और मुझे लगता है कि
उनका करियर, उनकी दिशा बहुत ही अच्छी है। ही हैज अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। उनका जो भी स्टाइल है, मैं अभी बहुत जल्द है बात करने की कि जी। व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट, उसका क्या करियर करियर तो अभी भाई पिक्चर अभी बाकी है। जी। देख मैंने बॉलीवुड डायलॉग क्रैक किया यार तेरे साथ। नहीं, मैंने इसलिए बोला ना क्योंकि मैं इसकी एक क्लिप काटूंगा पूजा की और अंशुल की, फिर मैं उनको टैग करूंगा, मैं कहूंगा देखो आपके बड़े भाई को मैंने यहाँ पे बिठा लिया है, अब आपको भी मुझे एक इंटरव्यू देना होगा, खुद का भी भला करो थोड़ा। इंटरव्यू चाहिए तुझे, इंटरव्यू चाहिए तो मुझे बाद में फोन कर। बट नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अंशुल की इंजरी है। वो बस उनसे मैंने बात की थी अभी जब मेहराब आए थे बॉम्बे में। अंशुल जी भी जी। आया था, उनके साथ मैं टाइम पास कर रहा था, चाय वाय कॉफी पी उनके साथ। तब बात कर रहा था कि यार भाई कब आ रहा है वापस, कब आ रहा है, कब है मौका, कब पूजा भी लड़ रही है, कब आ रहा है। बोला भाई मेरा इंजरी एक बार ठीक हो जाए ना, मैं तैयार रहूं। आई थिंक वी कैन सी अंशुल बाय एंड ऑफ द ईयर। अगर आबू धाबी का कार्ड हो या ऐसा कोई कार्ड हो जिसमें अंशुल वर्सेस उमर नुरमागोमेदो करा दे यूएफसी, अगर यूएफसी वाले मैं अंशुल के गिफ्ट्स और स्किल्स को मैं के बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो फाइटर है और वो अपने अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। पर उमर नुमागोमेडोव बहुत ऊपर है। टाइम है भाई, टाइम है, टाइम है। सब लोग यही नहीं, सोचते हैं कि तुरंत लड़ाओ, तुरंत लड़ाओ, नहीं, टाइम है। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा था कि जैसे अच्छा। अंशुल के आने से काफी ज्यादा क्रेज, अगर यूएफसी वाले डेना वाइट की अगर अकल है, उसको इंडिया में एक झटके में अपनी मार्केट बढ़ानी है, 100 करोड़ लोगों में से अगर उसको 10-20 करोड़ मिल जाएंगे तो उसकी व्यूअरशिप डबल हो जाएगी। तो उसका एक एक ही काम तरीका करना, है। तू मजाक कर ही रहे तो फिर इस्लाम आके वर्सेस अंशुल ही बोल देते ना फिर। नहीं, वो तो जब आप एक स्टेज पे पहुंचोगे वो इतनी जल्दी लोगों को हजम नहीं होगा, जब वो नुरमागोमेदो टाइटल किसी के साथ जुड़ जाता है कि अरे हबीब का भाई अंशुल के सामने, उस फाइट का आउटकम चाहे जो भी हो, लेकिन अर्जुन भाई अगर ऐसा करा दे तो एक झटके में बूम मारेगी यूएफसी की मार्केट इंडिया में, जब वो देख देख नुरमागोमेदो टाइटल जुड़ जाएगा। देख भाई, जब मैं क्रिकेटर होता और मैं रणजी ट्रॉफी खेलता, और फिर तुरंत उसके बाद किसी ने बोला कि यार जसप्रीत बुमराह से तू 5 ओवर खेले तुरंत, तो मेरी हालत खराब हो ही जाएगी ना। या मैं बॉलर होता और कोई मुझे बोलता कि यार ठीक है, विराट कोहली होगा इस्लाम मगाचेव, पर रोहित शर्मा के सामने खेलो, तो मेरी हालत खराब होगी ना। तो मैं नहीं, देखो फाइटर फाइटर है, वो कभी भी कोई किसी से भी लड़ेगा। पर मैं बस बोलूंगा कि लोगों को समझना चाहिए कि कोई कोई चीज टाइम के हिसाब चलनी चाहिए। टाइम होता है चीज का, हर चीज का टाइम होता है। जैसे पूजा का जी भी टाइम होगा, तो पूजा भी लड़ेगी 2-3 फाइट, और फिर उन्होंने अच्छी तरह से परफॉर्मेंस की तो फिर टॉप 5 अपोनेंट मिलेगा। अंशुल जी। भी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करेंगे तो फिर उनको टॉप 5 अपोनेंट मिलेगा। हमको एक दिशा में इतने जल्दी भागना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बी उत्सुक, उत्सुक नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी उत्सुक। मेरी हिंदी थोड़ी इंप्रूव हो गई है ना। हाँ, काफी इम्प्रूव हो गई है, और इंग्लिश के साथ उसका बेहतरीन मिल्क शेक भी बन रहा है। वो तो अब बम्बई में रह रहे कि वो इंग्लिश ही है यार, क्या करे यार अभी। तू आजा बम्बई कभी, तू आजा बम्बई कभी। तो अर्जुन भाई, जो अंशुल की बात हुई, पूजा की बात हुई, और जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम हम जैसे डेवलप होता हुआ देख रहे हैं, तो इसके थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यूएफसी से एमएफएन पे आते हैं, जल्दी से बात करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे थोड़ा सा यूएफसी की बात करके आने वाली जो फाइट्स जरूर। हैं। जो एमएफएन में आप थे, मैं मिला, मैं जब आया अंदर तो मैंने आपको पीछे से देखा, आप वहां पे फराद भाई से बात कर रहे थे स्टेज पे। मैंने हाँ। अपने दोस्त से बोला, मैंने कहा ये अर्जुन भाई लग रहे हैं, तो वो बोला कौन, तो मैंने उसको लिंक भेजा था, तो मैंने कहा वो जो पॉडकास्ट नहीं था तुमने देखा था, कह रहे तुम पीछे से तुम कैसे पहचान रहे हो, तो मैंने कहा मैं बॉडी लैंग्वेज से पहचान रहा हूँ। फिर मैंने मजाक कर साइड रहा पे था देखा। तो मैं चौड़ा हूँ इसलिए पहचान लिया तूने ना। अभी इतना चौड़ा नहीं हूँ मैं। जब आप उतरे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो मेरे दोस्त ने बोला कि आओ, मैंने कहा अपने दोस्त से, आओ चलो अर्जुन भाई से मिलते हैं। फिर मेरे दोस्त ने कहा फिर कहने लगा ठीक है चलो।
तो मैंने कहा यार पता नहीं पहचानेगा, पूछ ले कौन है तो मैं क्या करूंगा। कह रहे भाई 1.5 घंटा बातें करने के बाद भी नहीं पहचानेंगे, पागल हो क्या? फिर मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। नहीं, पहचान लिया भाई। तेरा शक्ल तो अभी तो इतना नौजवान, एकदम एकदम ये सबको बाय द वे, जो भी लड़के देख रहे हैं ना, ही सिंगल, हाँ याद रखो, सुफियान सिंगल आदमी है। कहीं भी फाइट इवेंट्स में देखो तो वो सिंगल है। मस्ती कर रहा मैं, ऑफ कोर्स तुझे पहचाना मैं, और बहुत अच्छी बात हुई हमारी। एंड इट वाज अमेजिंग। एमएफएन ने एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनाया था मीडिया के लिए, और इंटरेक्शन भी काफी हुई मीडिया के साथ, तो इट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दोस्त को तो संजीव बुधवर इतना पसंद आ गया, कह रहे भाई क्या चिल आदमी है, क्या कूल आदमी है। वो तो फैन हो गया संजीव बुधवर का। जो उन्होंने बोला था ना एक रिपोर्टर से, भाई तू क्वेश्चन पूछ। तो वो बट वहीं पे फैन हो गया उसका। संजीव बुधवर भाई के ना के एक्सेंट ना बहुत ही तगड़ी है। तो आधा टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बम्बई वाले हिंदी नहीं बोलते हैं भाई, हम जी मराठी बोलते हैं और हम इंग्लिश बोलते हैं। तो जिस हिसाब आप चाहो कल तो आप लखनवी में स्विच कर दो तो मुझे समझ में भी नहीं आएगा। तो जी संजीव बुधवर का भी सेम है। तो जब वो मेरे साथ बात करते हैं, तब वो एकदम 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 काम और सरल हिंदी से बात करते हैं। हाँ भाई कैसे हो आप, हाँ भाई कैसे हो आप, एकदम शांति से बात। उनका जो शक्ल है, उनका डिमीनर है, बहुत ही काम है, जैसे उनको मालूम है कि क्या होने वाला है। वो वहां पर मैं जब मैंने फिर उनसे क्वेश्चन आंसर सेशन में मैंने अब्दुल से पूछा भी कि आपको क्या लगता है कितनी देर आपकी फाइट चलेगी, तो बोले जो भी होगा फाइट में पता चल जाएगा ब्रो। वो तो वो मेरे दोस्त तो बिल्कुल फैन हो गया एमएफएन का। जब वो म्यूजिक बजी और फेस ऑफ होने लगा, उसका पहला मतलब था फेस टू फेस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। हम लोग तो इतना यूएफसी देख चुके थे, तो वो एक मेंटल बन जाता है। हाँ, अगर आपने कभी लाइव ना भी देखा हो, फिर भी एक आइडिया हो जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो। तो आपको नहीं कौन उसमें सा तो एक तो फैंस आ जाते हैं। जो अर्जुन भाई मेन इवेंट था, हाँ अब्दुल अजीम बदाख्शी वर्सेस संजीत बुधवर, उसमें हाँ आप लोग कमेंट्री कर रहे थे, आपने एकदम पास से देखा था। वो फाइट 2 बार रुकी थी, और उसके बाद उसमें एक बहुत ही क्लोज नॉकआउट था। अगर आप उसको देखो तो अब्दुल का भी उनको लगा था पंच, संजीत को वो भी नीचे गिरे थे, बट संजीत का तो बहुत ही कायदे से पंच लग गया था अब्दुल को, वो पूरा कनेक्ट हो गया था। हाँ 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 तो हाँ, वो याद है मुझे। फाइट वो फाइट मतलब उसमें क्या आपको लगा था, क्या वो स्टॉपेज टर्निंग पॉइंट था? बिकॉज एट वन पॉइंट अब्दुल थोड़ा अटैकिंग मोड पे चल रहे थे, एंड संजीत वाज जस्ट केयरफुली एनालाइजिंग द फाइट। करेक्ट, यू राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि जिस हिसाब से संजीत तैयारी कर रहे थे, वो देखो, काफी फाइटर्स जो एक्सपीरियंस फाइटर्स है, वो रुक के देखेंगे किस हिसाब से अटैक्स आ रहे हैं। काफी लोग ना कभी कभी जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को मारो या किसी जगह को मारो 10 बार, राइट हैंड, मेरा राइट हैंड कड़क है, मेरा हाथ लग रहा है एक जगह में, तो फिर वो ही करते रहोगे। जो स्मार्ट जी फाइटर है वो देखते आएगा कि वो ही फेंक रहा है, जी तो उसी दिशा से उसके अटैक्स आ रहे हैं, वो ही हाथ से उसके अटैक्स आ रहे हैं। तो एक बार मेरे हिसाब से जब संजीत भाई ने देख लिया था कि ठीक है ये साइड से आ रहे, ये साइड खुला है, जब कोई भी फाइट ऐसे मैं पंच करने जाऊं, जैसे मैं राइट मारने जाऊं तो मेरा ये खुला हो जाता है, ये खुल जी। जाता है, मेरा बॉडी खुल जाता है, तो मैं अटैक के लिए मैं ओपन हूं। तो हम्म। मेरे हिसाब से वो काफी बार एक अटैक फेंक रहे थे, और वो खुलने की वजह से संजीत भाई, जिनका गार्ड ऊपर था, हाथ ऊपर था, हमेशा वो देख रहे थे, और जब मौका मिला, हाँ हम उन्होंने घूम के मारा, और वो पड़ा, और एक बार जो पड़ा हो गया। और अब्दुल भाई भी काफी मेहनत से लड़ रहे थे। उनका मेरे हिसाब से वो थक गए थे थोड़ा, क्योंकि इतना लड़ने हम्म। लड़ने के बाद इतना फेंकने, किक्स इतने फेंके, स्पिनिंग किक्स इतने किक्स फेंके, काफी बेहतर उनको लगा कि शायद से वो चौक जाएंगे, पर वो नहीं चौक, उनको नहीं चौका पाए, और उनका स्ट्रेटेजी खराब था। क्योंकि मैं अब्दुल से भी बाद में, उनको मैंने टेक्स्ट किया, क्योंकि मुझे जल्दी से भागना था यूएफसी के जी लिए, जी तो मैं फ्लाइट पकड़ के निकल गया। पर जब मैं उनको मैंने टेक्स्ट किया था कि भाई तू ठीक है ना, यू ओके राइट, यू ओके ब्रदर, तब उन्होंने मेरे को बोला था कि यार भाई देखो, ये होता है एटीट्यूड जो मुझे पसंद है। जिंदगी में लोग याद नहीं रखते हैं कि कितने जीत और कितने हार होते हैं,
लोगों को याद है कि जो सच में दिल से लड़के गया ना, वो ही है फाइट, वो ही है फाइटर। जो सच दिल पे हाथ रख के बोला कि हाँ चल, पैसे दिए आपने, मैं करके दिखाऊंगा। आए मेरे फैंस, मैं लड़के दिखाऊंगा। हारो या जीतो, इट्स पार्ट ऑफ स्पोर्ट। स्पोर्ट के बारे में है। जीतना तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, पर हारने से ही तो जीतता है। जी। अब्दुल जो हारे अभी, वो सीख के आएंगे। आई गारंटी यू, जिस हिसाब से उनका दिमाग चलता है ना, जिस हिसाब से उनका सोच है, उन्होंने मुझे कहा कि यार ब्रदर, आई लॉस्ट, इट्स ओके, पर मैं चेंज करके आऊंगा वापस। उसी में है देखना होगा, देखना होगा अगले एमएफएन में दिखते हैं वो कि नहीं दिखते हैं अब्दुल अजीम बदाख्शी। आई आई होप कि 3-4 महीने का गैप हो गया है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि या उनको हम देख। आई थिंक अभी ये बारिश खत्म होने के पहले हो ही जाएगा। आई थिंक सितंबर के पहले इवेंट होगा ही होगा। अगस्त मुझे में मालूम आई है। थिंक होना आपको आपको क्योंकि आयशा मैडम से बात करना पड़ेगा। वो मुझे एयरपोर्ट पे मिल गई थी एक्चुअली, आयशा अरे मैम। वाह, जब इंटरेस्टिंग। हम लोग वापस आ रहे थे, पहले हम लोग जब इवेंट खत्म हुआ तो हम, मेरा दोस्त कहने लगा आओ चलो अर्जुन भाई से मिलते हैं। हम लोग आए, देखा अर्जुन भाई गायब नहीं, अर्जुन भाई गायब, राहुल। फिर मुझे याद मैं तो आया कि जर्नलिस्ट आपने हूँ बोला था कि अगले दिन यूएफसी है, मेरी फ्लाइट है 2:30 या भाई। 3 बजे की। अगले दिन नहीं, अगले दिन नहीं, अगले 11 बजे, से दिन 11 बजे इवेंट खत्म हुआ। हम नोएडा में थे, एयरपोर्ट जी 1.5 घंटे दूर था। मेरा फ्लाइट अढ़ाई, आई थिंक 2:45 बजे की थी। मैं बॉम्बे में 5:30 बजे लैंड हुआ। 5:30 बजे से भागा, मैं 6 बजे स्टूडियो पहुंचा और मुझे लाइव जाना था 7:30 बजे। 7:30 बजे। जो मैं भाग दौड़ करके, मेरा जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया भाई, मैं अभी कभी नहीं करूंगा वो, मैं ऐसे भाग दौड़ नहीं कर। वो यूएफसी 299 था वो। जब मैं तो, हम लोग तो होटल चले गए वहां से, फिर वहां ऑर्डर किया टुंडे का चिकन निकन रात में, फिर वो खाया। सुबह उठे, देखा फ्रांसिस अंगानू भी नॉकआउट हो गए हैं, अर्जुन भाई अल्टीमेट गाइड टू यूएफसी कर रहे हैं, हम लोग बेड पे बैठे देख रहे हैं। हमने कहा, अगर मेरा मेरा फ्रेंड कह रहा अरे भाई इतनी जल्दी वहां पहुंच गए बताओ। हमने कहा भाई उनकी आदत पड़ी हुई है। कोई नहीं मिला हम भाई लोग को। उसके बाद एम्बुलेंस आई थी, आई थिंक संजीत भाई का भी, जो उन्होंने पंचिंग हैंड था, राइट हैंड था शायद उनका, वो भी टूट गया था। टूट जाता है यार, टूट जाता है। पर आप अगली बार जब आओगे ना, मैं हूंगा वो रात को, सबसे मिलाऊंगा, मैं सबसे मिलाऊंगा, सबसे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जाने तो यूएफसी भाई, काम करना है तो काम। लेकिन वो उसके बाद ओवैस भाई भी मिले दोबारा से हम लोग को, मतलब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इंटरव्यू भी ओवेस, लिया था। बाप रे, वो अच्छा, तो सॉलिड आदमी है। एक आपको कौन सा जो यंग फाइटर है, मतलब जो स्टैब्लिश्ड फाइटर्स थे, को मेन इवेंट और मेन इवेंट जिनका था, उसके अलावा आई थिंक अरे दुष्यंत की भाई, फाइट बहुत कर रही थी। मुझे दुष्यंत की जो याद फाइट, नहीं है। फाइट कार्ड एक बार ओवैस या देखना पड़ेगा मुझे। ओवेस तो याद है, ऑफ कोर्स, ओवेस तो बहुत ही कड़क आदमी है। ओवेस इज वन ऑफ, आई थिंक ओवेस तो फ्यूचर है। ओवेस फ्यूचर है, जरूर। और एक नॉर्थ ईस्ट के एक फाइटर थे जो मोहम्मद फराज से लड़े थे। चोंगरेंग कोरेन। चुंगरेंग कोरन, क्या परफॉर्मेंस किया था उन्होंने। सुपर। चुंगरेंग भी फ्यूचर है। मोहम्मद फराज मेरे काफी क्लोज दोस्त है। मैं काफी जी सालों से उनको, जब बच्चे थे तब ग्रो हो रहे थे, तब उनसे वो टाइम से देख रहा था मैं, जब से वो लड़ रहे थे एसएफएल में, ओपन टूर्नामेंट्स में। और मुझे काफी पसंद आया उनका स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी काफी पसंद आई, उनका जो सोच है काफी पसंद आया। और उनका रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था। ब्रेव में लड़ना बहुत मुश्किल है। और जिस हिसाब से वो आदमी है, मुझे बहुत पसंद है। जीते या हारे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मोहम्मद नॉकआउट फराज आर्टिस्ट भाई है। कहते हैं उनको। अरे कड़क नॉकआउट आर्टिस्ट है वो भाई। अगले बार। तो आपके है जी। कोई आपके ध्यान में आ रहा है कोई एक फाइटर जो आगे जाकर के अंशुल की तरह यूएफसी में जा सकता है? एक फाइटर है जो कुमिते वन लीग में एक रियलिटी शो कर रहा था उनके साथ। ये मोहम्मद अली बुधवानी के साथ, जो ओनर है अच्छा। वो लीग के। जी एंड एक रियलिटी शो में एक लड़का था, नीत्सो अंगामी, ये नाम लिख लेना।
मैं आपको भेज रहा हूँ बाद में, अंगामी, जी नित्सो अंगामी। मैं जी उनका फाइट गेम देख के बहुत ही इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि मैं उनके फाइटिंग में कमेंट्री कर रहा था। ये अंगामी बहुत ही बेहतरीन फाइटर है, और मुझे लगता है कि उनको जरूर कहा ना कहा चांस मिलना चाहिए। मैं आयशा मैम के साथ तो जब मौका मिले मैं बात करूंगा उनको उनको पिकअप करने के लिए। नित्सो अंगामी हम्म बहुत ही, और जो भी फाइटर्स, जो इंडियन फाइटर्स जो वॉरियर्स कोव से आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन फाइटर्स है। इंडिया में अभी कमी नहीं है भाई। इंडिया हैज, जैसे अंशुल ने कहा, यूएफसी इज हियर, इंडिया इज हियर, यूएफसी। वही वही बात मैं कहूंगा कि जैसे अंशुल ने कहा, और जैसा देश जा रहा है, और जैसे पूजा ने बढ़ के हमको हमको खुश किया, पहली जीत विक्ट्री। जीत के एलिवेट किया है गेम को। अंशुल भी पीछे है, अंशुल भी खड़ा है, अभी सबको जाग दिया है कि यार चलो, अभी मौका मिल गया है तो करेंगे कुछ। अच्छा है, इंडिया में बढ़ेगा यूएफसी का क्रेज, एमएमए का क्रेज, तो क्रिकेट तो पूरा का पूरा 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 कवर हो गया है, तो हम लोग को भी करियर बनाने का कुछ मौका मिलेगा। जरूर, अब तू तो नंबर वन एमएमए पॉडकास्ट बन जाएगा तेरा। नीना डैनियल की तरह मैं होता तो और आसान होता करियर बनाना नहीं मेरा। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं भाई, ना ही तू नीना डैनियल जैसे दिखता है, ना ही हरकतें करेगा तू। तू 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 नहीं, तू तू जो कर रहा है तू वैसे ही कर, तू सीरियस रह। नीना नीना है भाई। ओ भाई। अब आने वाली फाइट की भाई जल्दी से बात करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 240। हाँ भाई, भाई हाँ, मुझे सोने का वक्त आ गया है मेरा। वही चीज है। बोलो। टेल मी, और कमिंग दो अप, दिन येरी बाद प्रोवास्का यूएस। एंड डिएगो लोपेज वर्सेस, आई थिंक ब्रायन ओर्टेगा। एंड वो बिलाल फाइट आ रहा है। मोहम्मद वर्सेस लियोन एडवर्ड्स। ओ, मैं ट्रियो। भूल गया, अरे हाँ करेक्ट, वो तो 3 हफ्ते के बाद है, हाँ। बिलाल वर्सेस लियोन, बहुत ही मुश्किल फाइट होने वाला है दोनों के लिए। दोनों के स्किल सेट्स इतने बेहतरीन हैं। बिलाल ने जो ट्रेनिंग की थी दागिस्तान में, उनका रेसलिंग, उनके किक्स, उनका स्ट्रेटजी, उनका दिमाग जिस हिसाब से चलता है, वो बहुत ही बेहतरीन फाइटर हुए, बहुत ही खतरनाक फाइटर है। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि वो चैंपियन बन जाएंगे, और मैं सरप्राइज नहीं होगा कि लियोन एडवर्ड्स डिफेंड करेंगे। तो मेरे हिसाब से वो फाइट 50-50 है। और उसके बाद अबू धाबी फाइट नाइट जो है, अबू धाबी में जो यूएफसी का एक कार्ड है, उसमें ही बात हुई है शौकत वर्सेस उस्मान, और जो जीतेगा वो इस फाइट के चैंपियन को फेस करेगा, आई थिंक इन नवंबर। भाई आई थॉट उस्मान का, आई थिंक शफकत जीतेगा। उस्मान बहुत ही बेहतरीन चैंपियन रह चुके हैं, बहुत ही इम्प्रेसिव चैंपियन थे। 2 जनरेशन के फाइटर्स को हराया था उन्होंने, रॉबी लॉलर एंड जॉनी हेंड्रिक्स, एंड हैज डिफेंडेड हिज बेल्ट मल्टीपल टाइम्स। वो बहुत ही खतरनाक फाइटर है, पर शफकत रखमनॉफ अलग ही चीज है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये फाइट गेम या कोई भी स्पोर्ट टाइम के हिसाब से चलता है। तुम्हारा टाइम है तो तुम्हारा टाइम है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है तो खत्म हो गया है। मेरे मुंह पे थप्पड़, मैं गलत हूं तो, पर मुझे लगता है कि कुबर उस्मान एज अ ग्रेट चैंपियन, आई थिंक इट्स शफकत रखमनॉफ विल बीट। पर ये फाइट गेम है, कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ये जितने भी फाइटर्स हैं ये सब अनडिफीटेड ही होते हैं, जैसे उमर नुरमागोमेदोव, हमजाद चिमाएव एंड शौकत रहमानोव, जितने भी आते हैं सब अनडिफीटेड रहते हैं। ये इन लोग का है कुछ। और लास्ट क्वेश्चन अर्जुन भाई, उसके बाद आई लेट यू गो। ये हाँ। क्वेश्चन है क्योंकि मेरे सर्च रिजल्ट्स जो आते हैं, कि जब आपकी एक ऑडियंस हो जाती है, जैसे कुछ हमारी क्लिप्स काफी ज्यादा वायरल गई, तो उससे अब मेरे पास थोड़ा डेटा निकल के आ रहा है कि ऑडियंस क्या देखना चाह रही है एमएमए से रिलेटेड। उसमें एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा रहता है, वो आप एक्सप्लेन कर पाओगे, मेरा तो कोई एक्सपीरियंस है नहीं। वो ये है कि एमएमए ट्रेनिंग की राइट एज क्या है स्टार्ट करने की, और दूसरा है एमएमए ट्रेनिंग एट होम कितनी पॉसिबल है, और कैसे इसको जो नए लड़के आ रहे हैं, जो बच्चे हैं देख रहे हैं अंशुल को, पूजा को, वो अगर इस फील्ड में जाना चाहें तो वो कैसे अप्रोच करें पूरे इसको एज अ करियर लेने के लिए। देखो, पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं कोच नहीं हूं, तो मैं सीधी सीधी आंसर नहीं दे सकता हूं। पर मैं कहूंगा एक चीज कि जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो तो करो। जैसे मेरी मेरा भांजा, दोनों 5 की उम्र में उन्होंने ताइक्वांडो चालू किया है,
और अभी 14 की उम्र में दोनों ब्लैक बेल्ट पहुंच गए हैं, अभी जुजित्सु चालू कर रहे हैं। मुझे तो फाइटर बनाना है, मेरी बहन ने मुझे थप्पड़ मार के बोला कि नहीं वो फाइटर नहीं बनेंगे, तो मेरे मेरे कहने में कुछ दम नहीं है। पर द अर्लियर यू स्टार्ट, जितना जल्दी चालू करो उसमें ही अच्छा ही है, क्योंकि बॉडी जो डेवलप हो जाती है वो अपने आप नेचुरल हो जाती है वो स्पोर्ट में। आप क्रिकेट खेलो 7 की उम्र में और आप क्रिकेट चालू करो 25 की उम्र में, तो फिर मेरे जैसे बनोगे। 5 मिनट में थक जाओगे, 2 मिनट में गिर जाओगे और साइड में बैठोगे कि यार नहीं नहीं विराट को खेलने दे। बस यही है आंसर। मैं बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी चाहो चालू करो, जितना देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता है करो, पर जितना और दिलचस्पी है फाइट करने में, आप कैंप ज्वाइन करो। इसको अगर थोड़ा दूसरे तरीके से पूछे तो थोड़ा बेटर आंसर शायद मिलेगा। रियलिस्टिकली आपके हिसाब से कौन सा वो एज ब्रैकेट होगा जहां पे आप बोलोगे नहीं यार अब लेट हो गया है, अब तू कुछ और देख, सीए बीए कर ले? आफ्टर टू स्टार्ट लाइक जीरो से चालू करना ना, टू बिकम अ प्रोफेशनल जी। आई थिंक 20 के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ट्रेनिंग प्लस एमेच्योर फाइटिंग, प्रो होने के पहले यू नीड अ लॉट ऑफ फाइट्स। तो जो भी आप फाइटर देखो बचपन से ही उन्होंने चालू किया है, 12 जी 15 14 वो उम्र से। 20 डेवलपिंग के है। ऊपर जाओगे ना, 20 के ऊपर जाओगे ना, तो फिर वो ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ना हो सकता है, जरूर होएगा, पर अच्छा होगा आप 20 के पहले चालू करो तो अच्छा होगा। आइडियली 15 के पहले चालू करो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही ओके अच्छा। तो और उसको जो एज अ फिटनेस खाली मतलब प्रोफेशनल वो खेलना नहीं चाहते हैं बट नहीं ऐसा। भाई, कभी भी करो फिर वो। भाई फिटनेस के लिए मैं भी बॉक्सिंग करता हूँ भाई, मैं भी बॉक्सिंग करता हूँ, मैं भी मोटा करता हूँ। हाँ, मार मार तो खाता हूँ, पर और हड्डियां दुखते। मैं उम्र 40 के ऊपर है, तो मुझे लग रहा है अभी सब। बट यस, फॉर फिटनेस नथिंग लाइक बॉक्सिंग एंड एमएमए। तुम जिम जाके बॉडी बना सकते हो जरूर, पर तुम्हारा कोर स्ट्रेंथ, एंड मैं लेडीज के लिए जरूर कहूंगा, जुजित्सु फॉर सेल्फ डिफेंस, देयर इज नथिंग बेटर, नथिंग बेटर। जुजित्सु फॉर सेल्फ डिफेंस, नथिंग बेटर। जैसे आपने चलिए वो फाइट थैंक देखा है, आपने वो फाइट सर। देखा होगा, माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन। वो डिमित्री उन्होंने जॉनसन। उनका वेट 135 पाउंड है या 125 पाउंड है, और वो 230 पाउंड यानी मेरे जैसे आदमी के साथ वो लड़े थे 110 किलो के साथ, और उनको उन्होंने सबमिट किया। वो ही होता है डेफिनेशन जुजित्सु का, छोटा आदमी बड़े आदमी को हरा पाए। आजकल ये एनीवे, बड़ा चल रहा है, अगर आपने इंस्टाग्राम रील पे देखा हो कि वो एमएमए फाइटर होते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुझको हरा दूंगा, तो बॉडी बिल्डर बोल रहा है इतना तो मेरा लेफ्ट लेग का वेट है। तो जितना बड़ा होगा पैर उतना आसान होगा पकड़ने के लिए, वो याद रखना चीजें। चलिए थैंक यू सो मच अर्जुन भाई। इट्स थैंक यू 2:45 ब्रदर। देख भाई तूने का। क्या किया मुझे, तेरा तो जो रोगन पॉडकास्ट ऐसे लंबा है। अगली बार तू मुझे लखनऊ इनवाइट कर, बिरयानी खाते खाते बात करूंगा तेरे साथ। मैंने आपको ईद का इनविटेशन भेजा था, मैं बकरीद का भी केक इनविटेशन बनाऊंगा अच्छा सा। चलो वो फिर चलो मैं चलो ठीक आपको है, अगले डेफिनेटली में। मैं अगले बार आऊंगा ही आऊंगा, पर ठंडी में आऊंगा, गर्मी में नहीं आ रहा हूँ। मैं गर्मी में ठंडी मैं आपको बुलाऊंगा भी नहीं। पता चला लाइट चली गई तो और मुसीबत हो गई, इंटरनेट बिरयानी चली और गया, लाइट चली गई। डन बिरयानी डन। और नमकीन बनेगी उसके बाद। सो इट्स बीन अ डन। क्रेजी कपल ऑफ मंथ्स इन दी कॉम्बैट स्पोर्ट्स, और उसमें इंडिया का भी झंडा ऊंचा हो गया, काफी सारे हमारे फाइटर्स रहे। होपफुली बहुत विल डू बहुत। दिस अगेन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उससे पहले हम लोग जरूर मिलेंगे। और मैं इतना पागल हूं, मैंने व्लॉग बनाया था एमएफएन का, उसमें मैंने किसी को लिया ही नहीं, अपने ही बकैती सारी दिखा ली उसमें। फिर मैंने उसमें कहा सॉरी, मैं कोई ब्लॉगर तो हूं नहीं। तो जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने किया। जब मैं वापस आ रहा था और आयशा मैम मुझको मिली, वो मैकडोनल्ड में बैठी हुई थी एक्चुअली, इसलिए मैंने उनको देख हाँ लिया। अगर वो अंदर लॉन्च में होती तो मैं उनको ना देख पाता। तो मैंने उनसे बोला मैम मैं आया था, राहुल सर ने इनवाइट किया था। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। मैंने उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा मैम अगला कब होगा? तो कह रही बताते हैं जल्दी होगा। वहां जरूर पर भी जरूर मैं उनके नहीं।
फोटो खिंचा के चला आया। सो आई थिंक विल मीट देयर दिस टाइम, छोटा शॉर्ट इंटरव्यू वहां पर भी शूट कर लेंगे अरे व्लॉग का। सर, इस बार तो मैं भाग नहीं रहा हूँ, इस बार मैं नहीं भागूंगा, इस बार मैं नहीं भागूंगा, मैं रहूंगा आराम से, तेरे साथ 2 घंटे बात करूंगा वापस। चलिए, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आई थैंक होप यू। कि आप लोगों को मजा आया होगा, एंड विल सी यू अगेन सून विद द न्यू अपडेट फ्रॉम द कॉम्बैट स्पोर्ट्स एंड द इंडियन MMA। थैंक यू। थैंक यू।